So why you choose law as a profession actually? आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। Challenges होते हैं एक छोटी जगह से कोई चीज़ स्टार्ट करना, और खासकर एक लॉ फर्म जो इस लेवल पे अब आ चुका है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर और जीरो से स्टार्ट करने के चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। आप पे कोई क्लाइंट नहीं होता, आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपकी कोई ब्रांड नहीं है, एंड पीपल डोंट ट्रस्ट यू इनिशियली। फाउंडर की जर्नी काफ़ी यूनिक मानी जाती है। एक शेयर्ड स्पेस चेयर से स्टार्ट किया था और अब हम यहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट की जगह पे बैठे हैं। अभी है महिंद्रा ग्रुप, उनके ग्रुप के क्लाइंट्स भी हमारे पास है। टाटा ग्रुप का भी ऑल्सो वी डू सम बिजनेस। जो बिजनेसेस होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं, मोस्टली किस तरह का उनसे मिस्टेक हो जाता है कि फिर सर्च सीजर एंड पेनल्टी की बातें आ जाती हैं। अगर आप टॉप 5 अगर मिस्टेक्स बिजनेस एंड स्टार्टअप्स का अगर लिस्ट करना हो, तो जहाँ मुझे देना 18 था, मुझे पता भी 18 देना था, जानबूझ के 5 दे रहा हूँ। ये फ्रॉड का केस है। अगर कल को इस चीज़ गवर्नमेंट की नॉलेज में आई, जो जनरली आ जाती है, आजकल एआई का ज़माना, गवर्नमेंट से कुछ नहीं छुपा हुआ है। तो वो एक फर्स्ट जो क्लाइंट आया होगा वो क्या मोमेंट था और हाउ डिड यू गेट इनटू दैट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ चक्रा। टुडे वी हैव अ गेस्ट एंड सच काइंड ऑफ गेस्ट हैज नेवर बीन ऑन लॉ चक्रा। वी हैव ऑलवेज डेल्ट विथ लीगल पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिक्स के मैटर्स ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर आपने सुने होंगे, हाई कोर्ट में होते हैं नॉर्मली ऐसे मैटर्स। बट आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो टैक्सेशन से रिलेटेड हैं। ही हैंडल्स जीएसटी मैटर्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मैटर्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैटर्स। उनका नाम है ऐश्वर्य शर्मा एंड ही हेड्स आरबी लॉ कॉर्प, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ फर्म है, एक लीगल कंपनी है जो कि इनडायरेक्ट मैटर्स और जीएसटी मैटर्स को हैंडल करती है। तो आज हम उनसे समझेंगे कि उन्होंने कैसे बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हुए भी एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दी, जो कि लीगल मैटर्स में एक नाम हो चुका है इनका। अगर आप देखें उनकी जो कंपनी है पूरे के पूरे 27 स्टेट्स में, 27 स्टेट्स में काम कर रही है। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज तक उन्होंने जब से स्टार्ट किया इस कंपनी को 2022 से कैसे यहां तक पहुंच चुके हैं। ऐश्वर्य शर्मा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड आपसे हम जानना चाहेंगे आज कि आपने कैसे ये जो कंपनी है इसको इतना बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया है। जी वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। देखिए, हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी मेरी, वो एक नॉर्मल, आई बिलोंग टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, और मेरी स्कूलिंग भी ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट वाली रही है। उसके बाद आई हैव डन लॉ, और सीएस मेरा फर्स्ट प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरीशिप। जी। उसको करने के बाद मैंने एक बिग 4 फर्म ज्वाइन करी, डिलॉइट। 2 साल तक आई हैव वर्कड देयर, मैंने वहाँ नौकरी करी। और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, उस समय जीएसटी आने वाला था इंडिया में, अराउंड 2017 की वो बात है। अप्रैल तक मैं डिलॉइट में था, जुलाई 2017 में जीएसटी आ गया था। तो एक बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर था प्रोफेशनल्स में कि एक बिग थिंग हो रही है। एंड इनफैक्ट वो मिडनाइट सेरेमनी के थ्रू जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बहुत रेयर होता है हमारे संवैधानिक प्रणाली में भी, जब हमारे डिग्नेटरीज ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो एक जीएसटी का हाइप और बस था, और वो राइट टाइम था। और दूसरा, मेरा एक नेचर भी ऐसा था कि कुछ अपना करना है एंड एक ब्रांड बना के उसको इस्टेब्लिश करना है। उस थॉट प्रोसेस से मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और फिर मैं उत्तराखंड में एक छोटा सा टाउन है काशीपुर, वहाँ बिलोंग करता हूँ। फिर मैंने डिलॉइट छोड़ के आई वेंट टू माय होम टाउन उत्तराखंड। जी। तो एक लंबी जर्नी है। वहाँ मैं गया, वहाँ जाने के बाद पहले मैंने इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करी। वहाँ पे मेरे नॉर्मल क्लाइंट्स थे। स्टार्टिंग में मैंने कंप्लाइंस भी करा। जो लोग टैक्स को जानते हैं, टैक्स में जनरली कंप्लाइंसेस और लिटिगेशन एंड एडवाइजरी, ये 2-3 टाइप की प्रैक्टिस होती हैं। तो अब वी डोंट डू कंप्लाइंसेस, वी ओनली डू लिटिगेशन, एडवाइजरी, सर्च एंड सीजर एंड सच कॉम्प्लेक्स मैटर्स, जहाँ पे क्लाइंट्स को हेल्प चाहिए होती है। स्टार्टिंग में कंप्लाइंस भी करा, सारी चीज़ें करी, तो इंडिविजुअल लेवल पे करा। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुँचे। एंड इट इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप, आई वुड से। जी ऐश्वर्य, हम आएंगे पूरे इस मामले में कि कैसे आपने पूरा टेक्निकलिटीज में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो एक लॉयर हैं, आप एक कंपनी सेक्रेटरी आपने पास किया, उसके बाद यू डिड लॉ। सो व्हाई यू चूज लॉ एज अ प्रोफेशन एक्चुअली? मैं आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। सो मेरी स्टोरी ये है कि एक्चुअली आई एम एन एक्सीडेंटल लॉयर। मैंने ये पहले भी बोला है,
क्योंकि एंड व्हाई यू आर कॉलिंग दैट आई एम कॉलिंग दैट बिकॉज जब मैंने अपना 12th का एग्जाम दिया था एंड आई केम टू दिल्ली आई थिंक इन 2009, तब की बात है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने आया था। जी लाइक मैनी पीपल कम फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, वो अपने पाथ के हब में जाते हैं। समबडी इज महाराष्ट्र, वो मुंबई जाएगा पढ़ने। समबडी इज इन दिल्ली एनसीआर, ही अंडरस्टैंड्स, वो दिल्ली आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने। तो मेरे लिए तो एक स्टार्टिंग में वही मेरा ड्रीम था, कह सकते हैं, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने का एक अच्छे कॉलेज से मौका मिले, दैट वाज इनफ। वहाँ करते करते आई केम इन कांटेक्ट विद सम फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सीएस प्रोफेशन में रेफर किया। जी तो सीएस से आई वुड स्टे मेरी पहली स्टार्ट हुई जब मुझे लीगल प्रोफेशन से, इट वाज माय फर्स्ट ब्रश विद द लीगल प्रोफेशन, राइट। वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसी टेक्निकल, कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल इंगेजिंग चीज़ है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके पहले मुझे साइंस और मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था जो नॉर्मल बच्चों को होता होगा। लेकिन ये मुझे एक ऐसी चीज़ लगी विच इज़ एज डीप एज एनी अदर सब्जेक्ट। ये लाइफ लॉन्ग स्टडी का सब्जेक्ट है, ये कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन तक सीमित होने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। और वहाँ से उसमें इंटरेस्ट जागा तो सीएस का फॉर्म भरा और स्टार्ट करा। जी जैसा आपने बताया कि आपने काफ़ी काशीपुर से स्टार्ट किया था इसको, तो एक चैलेंजेस होते हैं एक छोटी जगह से कोई चीज़ स्टार्ट करना, और खासकर एक लॉ फर्म जो इस लेवल पे अब आ चुका है। तो आपने इस पूरे में क्या क्या चैलेंजेस फेस की एज अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी? फर्स्ट जनरेशन लॉयर और जीरो से स्टार्ट करने के चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। लाइक आप पे कोई क्लाइंट नहीं होता, आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपकी कोई ब्रांड नहीं है, एंड पीपल डोंट ट्रस्ट यू इनिशियली अगर आप कुछ बात भी बोल रहे हैं तो। बट एक होता है ना समवेयर डाउन द लाइन, जो लोग एक थोड़ा सा पाथ से हटकर चलते हैं, तो यू उनको पता होता है कि वो कहीं ना कहीं शायद क्लिक होएगा, बिकॉज इट इज़ योर पैशन। आप उसे फेक नहीं कर रहे हैं, यू रियली मीन इट। और जब आप उसको उस वे में प्रेजेंट करते हैं तो लोग उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट भी करते हैं। सेकेंडली, लाइक आई सेड, आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। मैं तो उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ मुझे एनुअल फीस देंगे स्कूल की और अगले साल के एग्जाम में बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो भी क्लैरिटी नहीं होती थी। जी सो वो हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता था कि मतलब व्हाट इज देयर टू लूज फॉर मी। तो एक वो भी माइंड में था कि लेट अस ट्राई एंड लेट अस गिव इट अ शॉट। क्या पता अगर क्लिक हो जाए तो विल रीच समवेयर। एक और पॉइंट ये था कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन डेलॉइट, सो हमेशा से एक थॉट प्रोसेस ये रहा है कि लाइक वी आर सेइंग इन आवर कंट्री कि अब हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। तो इट इज़ नॉट ओनली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट इज़ द सर्विस सेक्टर ऑल्सो जो उसको सपोर्ट करेगा। एंड सर्विस सेक्टर से आई डोंट मीन आईटी सर्विस, वो तो इंडिया का ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। जी आई मीन द लीगल कंसल्टिंग सपोर्ट सर्विस, वो भी तो चाहिए उस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे देश में, जितने ज़्यादा यूपीआई के $1 बिलियन वी हेयर के ईयरली ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उतने ज़्यादा कंसल्टिंग एंड उस तरीके के प्रोफेशनल्स भी चाहिए। तो थॉट प्रोसेस ये था कि एक इंडियन ब्रांड बना के बड़ा काम करा जाए। जी इस जर्नी के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे डिटेल में ऐश्वर्य, क्योंकि एक फाउंडर की जर्नी काफ़ी यूनिक मानी जाती है। वो ऐसे प्रॉब्लम्स को देखता है जो बाकी और कोई एम्प्लॉयज़ या नहीं देख पाते। तो उसके दौरान कई तरह की चीज़ें होती हैं, इनवॉइसेस हो गए, सैलरीज हो गई, रेंट पे करना हो गया एज अ फाउंडर। एंड मैं समझ सकता हूँ एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर क्या क्या चैलेंजेस रही होंगी। तो उसके बारे में अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सकें कि किन किन चैलेंजेस को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हो डिटेल में। स्टार्टिंग में तो जैसे आपने बोला, तो अगर मैं ध्यान करूं तो हायरिंग का बहुत चैलेंज था। अच्छा, देयर इज अ स्मॉल Hiring also, जर्नी। yeah. हायरिंग से पहले आई विल से, सो व्हेन आई वेंट बैक टू काशीपुर, तो वहाँ पे मैं तो चला गया हूँ, लेकिन अगर मुझे वहाँ पे टीम स्टेब्लिश करनी है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जी क्योंकि इंडिया में जो छोटे शहर हैं वहाँ से जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं आ वो वहीं से रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होते। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ गुड टीम, तो वो लोग ऑलरेडी किसी मेट्रो सिटी में जाके किसी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, या वो वहाँ काम नहीं करना वहाँ चाहते, काम नहीं करना जी चाहते, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग है और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जी तो वो ऑलरेडी अपने आप को एक छोटी जगह से बड़ी जगह लेके गए, तो वो सिर्फ मेरी टीम में काम करने के लिए वापस नहीं आएंगे। जी तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी बड़ी सिटी में ही जाना पड़ेगा, और वो हमेशा से ऑब्जेक्टिव था, बट ये नहीं पता था इतना जल्दी जाना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं देहरादून गया, जो उत्तराखंड की कैपिटल है। देहरादून में भी मुझे उस टाइप की टीम नहीं मिली जो चाहिए थी, क्योंकि मेरे धीरे धीरे क्लाइंटेज बढ़ रहा था, उनके बिग स्टेक्स मैटर होते हैं। टैक्स में क्या होता है, छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन जाती है। जी टैक्स इज लाइक अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। कोई बिजनेस अगर टैक्सेशन का डिसीजन गलत ले ले तो
मतलब वो क्लोज भी हो सकता है, जी, वो इतना penalty बड़ा भी के हो बड़े जाता है, clause। क्योंकि पेनल्टी और टर्नओवर, इनडायरेक्ट टैक्स स्पेशली जो होता है वो टर्नओवर पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो तो फिर भी हमारी इनकम का कुछ परसेंटेज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपका 1000 टर्नओवर है तो 1000 रुपये पे इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो टीम उस तरीके की चाहिए कि बड़े क्लाइंट्स को हैंडल कर पाए। तो वहाँ से फिर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में आने का डिसीजन लिया। जब हम यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पे मैंने एक शेयर्ड स्पेस चेयर से स्टार्ट किया था, और अब हम यहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट की जगह पे बैठे हैं। लेकिन वहाँ से आपका यहाँ ऑफिस तक बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है वो अपने आप में चैलेंजिंग है। लाइक आई वॉज कमिंग टू द हायरिंग पार्ट। पहले मैं लिंक्डइन पे या कहीं भी वैकेंसी देते थे तो हमारे पास एक सीवी भी नहीं आता था, क्योंकि नोबडी न्यू अस। क्यों ये कोई जना अपनी इस्टेब्लिश्ड फर्म को छोड़ के मेरी फर्म में आके अप्लाई करेगा? और सभी को स्टेबिलिटी खोजते और हैं हर अपने किसी को करियर। स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। हर किसी को एक मिनिमम इंफ्रा चाहिए। लाइक अब तो हमारे यहाँ एक मिनिमम इंफ्रा है। वी गिव सो मैनी गुड थिंग्स, इट्स नॉट अ मिनिमम, आई विल कॉल इट इज एज गुड एज अ बिग फर्म। वी गिव फूड, वी गिव एवरीथिंग, वी गिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हमारे पास वो चैलेंज नहीं है, लेकिन उस समय बजट का कॉन्स्टेंट था, हम चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे डे वन से। जी। सो वो चैलेंजेस आए। सीवी नहीं आते थे, लोग रेंट पे जगह नहीं देते थे, उन्हें लगता था पता नहीं है लॉ फर्म छोटी मोटी है, ये कितने टाइम चलेगी नहीं चलेगी। तो वो इस चक्कर में हमें जो शेयरिंग स्वीट होती है उस पे लेना पड़ा। वहाँ पे 5 सीट से हमने स्टार्ट, 1 से स्टार्ट किया, फिर 5 पे पहुंचे। उन 5 में मैं भी वहीं बैठता था। इट वॉज हार्डली आई थिंक 250 स्क्वायर फीट की जगह होगी मुश्किल से, 250-300। वो तो चेयर बेस पे होती है, टेबल बेस पे। तो ये सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो लाइक आई सेड, पर्पस हमेशा से ये था कि ब्रांड बनना है। पर्पस हमेशा से ये नहीं था कि ऐश्वर्या शर्मा एज एन इंडिविजुअल कुछ बनना है। 2 तरीके की लीगल प्रैक्टिस होती है, एक चैम्बर प्रैक्टिस, बिल्कुल। एक कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। मेरा पर्पस है कॉर्पोरेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करना, मेरा पर्पस चैम्बर प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करना नहीं। एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं एक आप। ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। तो ब्रांड बनाने के अब चैलेंजेस चैम्बर प्रैक्टिस से बहुत अलग होते हैं। चैम्बर प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट लिटिगेशन, कोर्ट क्राफ्ट एंड सच थिंग्स। जी। कॉर्पोरेट प्रैक्टिस इज अबाउट मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। यहाँ पे एचआर फंक्शन भी देखना है आपको, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर थिंग्स भी देखनी है। चैम्बर में पीपल हैव दैट माइंडसेट कि मुझे बस सीखने को मिलेगा, सैलरी मिले ना मिले, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, मैं काम करूंगा। बट कॉर्पोरेट में जब आदमी आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे सैलरी भी अच्छी मिलेगी, मुझे एक वर्क एनवायरनमेंट भी बेस्ट मिलेगा, मुझे फूडिंग भी मिलेगी, मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगी, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। तो वहाँ पे एटीट्यूड का डिफरेंस होता है। जी। तो जैसे ये चैलेंजेस आपके आए थे, आपने इन्हें क्रॉस किया, व्हाट वाज दैट फर्स्ट बिग मोमेंट एज वेयर, जब आपको लगा कि अच्छा आरबी लॉ कर अब इस्टेब्लिश्ड होने वाली है, हो चुकी है? तो वो एक फर्स्ट जो क्लाइंट आया होगा, वो क्या मोमेंट था और हाउ डिड यू गेट इनटू दैट? उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं अपने होम टाउन, काशीपुर इज ऑल्सो माई होम टाउन, वापस गया तो वहाँ से, वहाँ की उत्तराखंड की जो कैपिटल है दैट इज देहरादून। तो देहरादून में आई वॉज आर्ग्यूइंग अ केस, और इट वॉज अ प्रो बोनो केस। प्रो बोनो लीगल दुनिया में मीन्स जहाँ पे आप किसी के रेफरल से, किसी की हेल्प करने के लिए केस को आर्ग्यू करते हैं, बट आपको कोई फीस नहीं मिलती। जी। तो मैं एक प्रो बोनो टैक्सेशन का केस आर्ग्यू कर रहा था इस पर्टिकुलर लेवल पे, एंड वो केस तो मैं हार गया। ऑल्दो आई स्टिल फील कि मेरे उस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स थे, लेकिन स्टिल वो केस तो मैं हार गया। बट वहां पे उस दिन इंसिडेंटली, अब नाउ यू कैन कॉल इट लक, यू कैन कॉल इट डेस्टिनी, आई डोंट नो, पतंजलि विच इज ऑल्सो हेडक्वार्टर इन उत्तराखंड एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्वदेशी ब्रांड्स इन इंडिया आई वुड से, उनकी लीगल टीम भी आई हुई थी उस दिन। उनका भी कोई मैटर होगा, आई वॉज नॉट अवेयर। तो उन्होंने मेरे आर्ग्यूमेंट सुने और वो उससे काफी इंप्रेस हुए। इंटरेस्टिंग। उसके बाद उन्होंने मेरे केस के बाद मुझे एक मैटर पे ओपिनियन ली, जिस मैटर पे वो ऑलरेडी किसी एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल से मच मोर एक्सपीरियंस देन मी ओपिनियन ले चुके थे। एंड इट वाज आई थिंक 3 और 4 करोड़ और 5 करोड़ टैक्स मैटर, जिस पे उनको ओपिनियन ये मिली थी कि ये टैक्स पे करके केस क्लोज करवाना ही सही रहेगा, क्योंकि ये जीत नहीं सकते। वेयरएज मैंने काउंटर ओपिनियन दी कि नहीं ये तो जीतने वाला केस है। तो माइट बी दे थॉट देयर इज नथिंग टू लूज, अल्टीमेटली पे करने को तो बोला ही है किसी ने। वो केस मैं हाईकोर्ट में जीता। तो वहां से आई वुड से कि मेरी एक टर्निंग पॉइंट ऐसा स्टार्ट हुआ कि एक बड़े ब्रांड ने मुझे रिकॉग्नाइज किया। उससे पहले भी मेरे एमएसएमई क्लाइंट थे, आज भी मेरे पास एमएसएमई क्लाइंट हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एक टॉप ब्रांड की, तो वहां से वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। जी, इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप सारे फाउंडर्स की स्टोरी सुनो तो वो भी एक ये एक्सप्लेन करते हैं कि लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
और यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं कि जो पतंजलि के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे कोर्ट में, तो दैट इज सिमिलर टू व्हाट अदर फाउंडर्स हैव टू से। तो ऐश्वर्य, एक कंपनी को ग्रो करने में एक ही क्लाइंट की नहीं, आई थिंक कई क्लाइंट्स की जरूरत होती है। आई थिंक दैट नंबर इज क्लोज टू 10। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकें फर्स्ट 10 क्लाइंट्स आपने कैसे लाए अपने लॉ फर्म के लिए, व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज, एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज क्या थी आपकी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने क्या लगाई जिसके कारण आप फर्स्ट 10 क्लाइंट्स या 20 क्लाइंट्स तक ग्रो कर पाए? देखिए, मेरा मतलब मानना इसमें ये है कि हम एक ऐसी लॉ की फील्ड में हैं जहाँ हम, यू ऑल्सो नो, मार्केटिंग तो हमें अलाउड है नहीं, वी कैन नॉट डू। करेक्ट। सो हमारे पास जो बीसीआई रूल्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स Yes, जैसे प्रोहिबिट करते हैं। राइट, उस जी। पे भी वी कैन हैव अ डिस्कशन कि आई थिंक इट इज हाई टाइम कि उसमें एटलीस्ट थोड़ा से ट्वीक हो सकते हैं, इफ नॉट मच। So you are of the view that they should be allowed to market themselves. Not like a normal service provider, but at least not such a rigid thing जो currently state of affairs हैं। अभी recently, if I can just go out of the topic, there is a big Indian law firm which is I think declared कि for the first time 1000 crores Correct. revenue हुआ है। And if you compare it with US based law firms, वहाँ पे $1 billion का लॉ फर्म्स का नॉर्मल रेवेन्यू होता है, एंड दे आर मच मोर लिबरलाइज्ड। तो हमारे यहाँ भी आई थिंक अगर चीज़ें ट्वीक होंगी तो जितना हमारा एक विजन है गवर्नमेंट का, एज अ कंट्री एक विजन है विकसित भारत बनाने का, उसमें ये लॉ फर्म्स, सीए फर्म्स, प्रोफेशनल्स, इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और वो कंट्रीब्यूशन तभी आ सकता है जब वो एक फियर से बाहर होंगे कि अगर सही काम कर रहे हैं तो किसी को हम बता भी सकें कि हम सही काम कर रहे हैं। जी। मार्केटिंग नॉट एज इफ कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट एटलीस्ट वी कैन से कि वी आर डूइंग द राइट थिंग, आई हैव वन दिस केस, सो पीपल नो। समटाइम्स पीपल स्ट्रगल ड्यू टू बैड एडवाइस। उन्हें नहीं पता होता कि इस केस को भी इस तरीके से जीता जा सकता है, क्योंकि उन तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचा। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, कमिंग बैक टू दैट थिंग, क्या स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो की Yes. यू ग्रो इट टू 10 और 20 क्लाइंट्स? आई थिंक लीगल प्रोफेशन में क्वालिटी एंड रिजल्ट्स मैटर, क्योंकि उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हम कोई गुड्स या और कोई सर्विस तो दे नहीं रहे हैं। हम तो ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे क्लाइंट को अगर रिजल्ट मिलेगा तो बाय वे ऑफ रेफरल, बाय वे ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, राइट, उसी चीज़ से क्लाइंट रिटेन होता है और वो एक से आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मुझे पहला केस मिला, वो हम जीता हाई कोर्ट में, अनविनेबल केस जो नॉर्मली था। वहाँ से आगे फिर मैं, एक कंपनी का केस मिला पतंजलि ग्रुप में, उसके बाद 1 से 5 हुई, 5 से 10 हुई। आई थिंक आज हम अराउंड 25-30 कंपनीज तो उसी ग्रुप की देखते हैं। पहले मैं सिर्फ एक स्टेट में था, उत्तराखंड में, अब मैं अक्रॉस इंडिया सारी स्टेट्स में हूँ। मोर देन 14-15 हाई कोर्ट्स में हमारे मैटर चल रहे हैं। वो क्वालिटी और रिजल्ट की वजह से चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी की वजह से चल रहे हैं। पहले जिन सीनियर काउंसिल्स को मैं अटेंड करता था उनके सेमिनार और सिर्फ यूट्यूब पे देखता था, अब मैं उन्हें ब्रीफ कर पाता हूँ। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। तो वो लेवल इसीलिए है क्योंकि हम उस चीज टाइप की क्वालिटी दे पा रहे हैं। जी, तो एक तो रेफरल हो गया, दूसरा परसेप्शन, दूसरा क्वालिटी एंड क्वालिटी परसेप्शन, थर्ड इज ब्रांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी। अगर आपको अच्छे लेवल पे काम करना है, अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करनी है और रिजल्ट लाके देने हैं, तो ब्रांड बनना बहुत ज़रूरी है। और ब्रांड बनने का बहुत सारे फिर आपको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, फिर आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, आपको ब्रांड के बारे में सोचना पड़ेगा। लाइक आई सेड, मैं चाहूँ तो मैं चैम्बर प्रैक्टिस भी बैठ के कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल, जहाँ मेरे 5 जूनियर हो और मैं उनका सीनियर हो जाऊँ। लेकिन अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको 25-50 लोगों, 100 लोगों की टीम चाहिए होती है। उसमें आपको सारे फंक्शंस करने होते हैं, उसमें आपको उससे रिलेटेड कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। टीम बिल्डिंग इज द फोर्थ पॉइंट। यस, टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पे कोई बड़ा मैटर आया है, आप चाहते हो कि आपको कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट हो, लेकिन आप पे वो मैन पावर ही नहीं है कि आप उसको हैंडल कर पाओ, ही विल नॉट कम टू यू। तो ब्रांड बिल्डिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। एक आपने पतंजलि का नाम लिया ऐश्वर्य, इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी कंपनियां पोर्टफोलियो? इसके अलावा वी हैव महिंद्रा ग्रुप, उनके ग्रुप के क्लाइंट्स भी हमारे पास है। टाटा ग्रुप का भी आल्सो वी डू सम बिजनेस। टेल मी अबाउट महिंद्रा, हाउ डिड यू लैंडेड अप विद दिस क्लाइंट? उनके पास हमारे पास ऐसे आए कि उनका जो प्लांट है वो भी उत्तराखंड में ही है इंसिडेंटली। जी। सो आई वाज देयर फॉर सम हियरिंग इन उत्तराखंड, और वहाँ पे उनका कोई मैटर था, वहाँ से वो भी रेफरल के थ्रू ही आए एंड ऑफ द डे। बट वो लोकल थे, उन्होंने हमारे से कंसल्टिंग ली, उसके बाद उन्हें रिजल्ट मिला। सो नाउ वी डू फॉर द डिफरेंट कंपनीज एंड मतलब विद इन उत्तराखंड करंटली वी डू देयर गुड नंबर ऑफ मैटर्स। इंटरेस्टिंग। सो अभी अगर हम आरबी लॉ कॉर्प की बात करें,
कितने लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी ऐश्वर्य? अभी वी हैव अ टीम ऑफ, Since you told you started with first and then we need to know. यस, सो यहाँ पे आई हैव अ टीम ऑफ अराउंड 25 पीपल। उसके अलावा मेरे देहरादून में और आज तक काशीपुर में एक ऑफिस है, वहाँ पे मेरी सपोर्ट टीम है। तो इट्स अ पूल ऑफ रफली 50 पीपल जो मेरे पास अराउंड इन हाउस है। उसके अलावा एट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट हाई कोर्ट्स, वी आर इन कोलैबोरेशन विद लोकल काउंसिल एंड अदर पीपल, Okay. जिनके थ्रू, क्योंकि हमें लोकल काउंसिल भी चाहिए होता है, मैटर हैंडल करते हैं। Yes, because you have to serve pan India. So, यस, तो yes. अब क्या है, अब हमने एक पूल बना लिया टैलेंट का, वो हमारे पास है। तो किसी भी स्टेट का मैटर आता है, किसी भी लेवल का जीएसटी का मैटर आता है, तो वी नो द स्ट्रेटेजी एंड वी नो कि वहाँ पे किस तरीके से वो हैंडल होएगा, मेरी टीम की इन्वॉल्वमेंट कब होगी, मुझे लोकल पर्सन को कब भेजना है। सो दैट इज देयर। जी, आपने अभी हायरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी ऐश्वर्य। हायरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर किसी यंग लॉयर को आप हायर करते हो तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज देखते हो बेस्ट, एंड बिफोर यू टेक अ डिसीजन ऑफ यस एंड नो? देखिए, लॉ में सबसे पहले द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब आप इनिशियली किसी को हायर कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर को हायर कर रहे हो देन द स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन को हायर कर रहे हो देन द स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट। फ्रेशर के लिए समबडी इज थिंकिंग कि मुझे मनी स्टार्टिंग में मिल जाए, नॉलेज ना मिले, उस तरीके का वर्क ना मिले, देन इट इज अ बिग नो। एज अ फ्रेशर आई लुक इन समबडी हु हैज अ पैशन टू लर्न द थिंग रादर देन ही इज इंटरेस्टेड कि मुझे लीव्स कितनी मिलेंगी या मेरा पैकेज कितना होगा, बिकॉज दैट यू अर्न विद टाइम। उनका पहला क्वेश्चन वही होता है। हाँ, अगर किसी का पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी लीव्स क्या है और पैकेज क्या है, दैट्स अ कंप्लीट नो फ्रॉम इट। नॉट अ कंप्लीट नो, बट इट गिव्स द हिंट कि उसका फोकस क्या है। तो एज अ फ्रेशर, क्योंकि मैं भी जब एज अ फ्रेशर गया था, आई डेंट इवन आस्क कि पैकेज क्या होगा। आई वाज लाइक कि मुझे अच्छी जगह पर काम अच्छे करना। क्लाइंट का काम करने को मिलेगा, आई वुड लर्न। तो लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ फ्रेशर रादर देन अर्निंग। वो तो पूरी लाइफ लॉन्ग, वो तो उसके साथ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगी ही होगी। ऑब्वियसली एक मिनिमम लेवल होता है, वो होना भी चाहिए, बट उसके बियॉन्ड अगर किसी का फोकस ही उस पे है देन इट इज अ चैलेंज। ये दिस इज ऑल्सो सेड कि वंस अ लॉयर इज अ स्टूडेंट, लाइफ टाइम आप Yes. स्टूडेंट रहते हो, राइट, तो वो क्वालिटी आप देखते हो जब हायर वो करते तो हो। देखना ही वो है, क्योंकि लाइक आज मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो सुबह भी मैं अपने केस पढ़ के आया हूँ, जो मेरी डेली की एक रूटीन है जिसमें मैं टैक्स की अपडेट्स पढ़ता हूँ। तो अगर आप एज अ लॉयर स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद सोचें कि मेरी स्टडीज़ ख़त्म हो गई हैं या मेरे को एक अच्छी डिग्री मिल गई है, चाहे वो नेशनल लॉ स्कूल से मिली हो, चाहे वो किसी और स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी से मिली हो, तो दिस इज़ नॉट द राइट प्रोफेशन फॉर यू टू बी इन। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे ही एक्स जजेस, एक्स ऑल ग्रेट सीनियर्स और जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आज तक भी पढ़ते हैं और उसकी न्यू इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। लाइक आई सेड ना, मैं मैथमेटिक्स और साइंस में उतना अच्छा नहीं था, बट व्हेन आई केम टू लॉ तो मैंने जो इट क्लिक्ड विथ यू। इट क्लिक विद मी। जब मैं पढ़ रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉपर्टी और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकम और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिया, आदमी को लग सकता है इंडिया मीन्स ओनली इंडिया, बट इन लॉ इट कैन डिपेंड एंड चेंज बेसिस वेरियस एक्ट्स। आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो उसमें इंडिया के मीनिंग अलग अलग हैं। किसी में वो includes ocean also, किसी में it only includes the land mass, so there are various interpretations, so वो तो मस्त है। I have a very interesting question on this, but I'll come at the fag end of this podcast actually. So अब हम थोड़ा जीएसटी की बात करते हैं, चूंकि आप मोस्टली जीएसटी मैटर्स में देख रहे हैं, तो थोड़ा हम बिजनेस के बारे में समझना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के लिए ऐश्वर्य, कि जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्सेस में आप स्पेसिफिकली क्या कंपनीज को कैसे हेल्प करते हो, बिजनेसेस को टू सेल थ्रू डिफिकल्ट टाइम, और उन्हें नोटिस आता है, कोई पेनल्टी लगती है, तो कैसे आप हेल्प करते हो उन्हें, या आप शुरू से उनके जीएसटी कंप्लायंस में भी हेल्प करते हो? सो उसमें थोड़ा बताइए कि आप क्या करते हैं बिजनेसेस के लिए, लाइक दे आर कमिंग टू यू एंड आस्किंग कि आई हैव टू वर्क विद यू। राइट, कम जगह टैक्सेशन में दो पार्ट होते हैं, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, कंप्लायंस एंड लिटिगेशन एंड एडवाइजरी। जी, भी जी। तीन पार्ट में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सो एट आरबी लॉ का वी डोंट डू कंप्लायंस, वी डू लिटिगेशन एंड एडवाइजरी पार्ट। कंप्लायंस जनरली अकाउंट्स एंड फाइनेंस टीम का काम होता है, वो बहुत सारी फर्म्स करती हैं, बट हम वो नहीं करते। हमारा काम स्टार्ट होता है कंप्लायंस खत्म होने के बाद। सो फॉर एग्जांपल, किसी को जीएसटी में अलग अलग टाइप के नोटिस आ सकते हैं। असेसमेंट का एक नोटिस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑडिट का, सीरियस मैटर है तो कॉन्सेप्ट होता है सर्च एंड सीजर का। बिल्कुल। दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो हो सकती हैं। या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए सम्मन आ सकता है किसी को। तो ये डिफरेंट टाइप के नोटिस हैं जो
टैक्स डिपार्टमेंट आपको दे सकता है। तो आवर रोल कम्स एट दिस लेवल। इससे पहले कंप्लायंस होता है विच इज़ योर मंथली रिटर्न फाइलिंग, मंथली टैक्स पेमेंट, वो आपकी टीम ने करा होगा, आपके सीए ने करा होगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को उसमें कुछ कमी पेशी लगती है, दे फाइंड समथिंग जो मिसमैच है या कुछ है, तो नोटिस आने स्टार्ट होते हैं। तो हमारा वर्क यहाँ पे उस लेवल पे स्टार्ट होता है। तो राइट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल लेवल, इसको बोलते हैं एडजुडिकेशन, जीएसटी मतलब टैक्सेशन की दुनिया में डिपार्टमेंटल एडजुडिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है डिपार्टमेंटल अपील्स का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है सेकंड अपील का, जो ट्राइब्यूनल पे जाती है, जो अभी अनफॉर्चुनेटली बना नहीं है जीएसटी ट्राइब्यूनल इंडिया जी। इनफैक्ट प्रपोज होके बन गया है, बट उसकी सिटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। उस पे भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग इशू है ऑफ आई एम गोइंग बिट ऑफ द क्वेश्चन। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पे। उस पर सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। सेम प्रोविजंस saying that it is unconstitutional, like उनकी सर्विस का ईयर्स कितने होने चाहिए, रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स पे कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। सेम प्रोविजन जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में स्ट्रक डाउन हुए हैं, वो जीएसटी एक्ट में एज इट इज बोरोड है। अच्छा, नाउ द चैलेंज इज कि इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा था थोड़ा टाइम पहले कि हाउ विल द जीएसटी ट्राइब्यूनल वर्क on the same provisions which are already struck down by the Honorable Supreme Court in some other case, because प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। कोई चीज उस एक्ट में अनसंवैधानिक है तो दूसरे एक्ट में भी असंवैधानिक ही रहेगी, वो अचानक से कॉन्स्टिट्यूशनल तो बन नहीं जाएगी जी। सो दैट इज द लेवल ऑफ ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस लेवल पे हम सपोर्ट करते हैं, बट वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट कम्स हाई कोर्ट एंड देन कम्स द सुप्रीम कोर्ट। सो what we are doing right now is right from the departmental adjudication, audit, assessment, rate, search, seizure, investigations, like सीरियस मैटर में अरेस्ट भी हो जाता है। जीएसटी में अगर 5 करोड़ से ऊपर का इवेजन है तो उसमें अरेस्ट के प्रोविजन भी हैं, तो वी असिस्ट एट दैट लेवल ऑल्सो जहाँ पे इश्यूज रहते हैं, एंड टिल द सुप्रीम कोर्ट लेवल। सो दैट इज अवर एरिया ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लायंस। राइट। और अगर हम बात करें कि जो बिजनेसेस होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं, मोस्टली किस तरह का उनसे मिस्टेक हो जाता है कि फिर सर्च सीजर एंड पेनल्टी की बातें आ जाती हैं। अगर आप टॉप 5 अगर मिस्टेक्स बिजनेस एंड स्टार्टअप्स का अगर लिस्ट करना हो तो क्या होंगे जिसे वो करेक्ट कर सकें? अगर देखिए डिपेंड्स, बट मैं आई कैन डिस्कस द मोस्ट कॉमन वंस जी। सबसे कॉमन इशू जीएसटी में है अराउंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट आईटीसी वो क्या होता है, इफ आई कैन टेल योर व्यूअर्स इन शॉर्ट। मैं एक सीए फर्म हूँ, मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस देता हूँ एंड मेरे पे जीएसटी लगता है। आई पे 18% जीएसटी ऑन माय सर्विस, राइट। इस सर्विस को देने के लिए मैंने अपने ऑफिस में लैपटॉप परचेस किया, मैंने टेबल परचेस करी, चेयर परचेस करी, मैंने एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफिस स्टैब्लिश किया। तो वो सारी चीज़ें जो मैं परचेस करके लाया, उस पर भी कहीं ना कहीं आई हैव पेड जीएसटी ऑन डिफरेंट रेट्स, मे बी 5%, मे बी 18%, वॉट एवर। ये जो मैं परचेस साइड पे पेमेंट करके आया हूँ, इसका मुझे सेट ऑफ मिलता है फ्रॉम माय सेल साइड जो आई हैव टू पे। करेक्ट। अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ, मैं गुड्स बेच रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन की ट्रेडिंग करता हूँ, मैं लैपटॉप की ट्रेडिंग करता हूँ, तो आई परचेज द लैपटॉप, आई सेल द लैपटॉप। ये ट्रेडिंग के टाइम पे जो मुझे टैक्स का सेट ऑफ मिलता है, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। एंड इफेक्टिवली इसी को लिबरलाइज करने का वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज टू रिमूव कैस्केडिंग। नाउ व्हाट इज कैस्केडिंग? कैस्केडिंग मींस टैक्स ऑन टैक्स। जब मुझे परचेज साइड पर खरीदी हुई चीज का, परचेज साइड पर करे हुए एक्सपेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी जी। अगर मैं कोई चीज 100 रुपीज की ला रहा हूँ जिसपे 5 रुपीज का टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने 105 की खरीदी। अब अगर मुझे उस 5 का क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा तो मेरी परचेज प्राइस है 100, तो मैं उस पर अपना मार्जिन जोड़ के से 2 रुपीज 102 की बेच सकता हूँ। लेकिन अगर वो 5 का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मेरे लिए परचेज प्राइस हो जाएगा 105, क्योंकि अब मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला। अब मैं 105 पे वो 2 रुपए जोड़ूंगा तो मेरी सेल प्राइस हो जाएगी 107 जी। जीएसटी का वन ऑफ द पर्पस वाज टू रिमूव दिस कैस्केडिंग एंड टू मेक द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस लोअर सो दैट पीपल कैन गेट इट एट अ अफोर्डेबल प्राइस। तो सबसे बड़ा टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। और जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो सिर्फ बिजनेसमैन की कॉस्टिंग नहीं बढ़ती, अल्टीमेट बायर, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा बायर अल्टीमेट कंज्यूमर की पॉकेट से जाता है। बिजनेसमैन तो सिर्फ बीच में चेन है,
उस टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने के लिए। गवर्नमेंट जाके एक अगर हमारी कंट्री में 140 करोड़ की जनता है तो गवर्नमेंट टैक्स ऑफिसर जाके 140 करोड़ लोगों से टैक्स नहीं ले सकता कि वो जब फ़ोन खरीदने गए आप मार्केट निकले तो आपको एक टैक्स ऑफिसर मिल गया कि लाओ फ़ोन खरीद के लाए, उस पर जीएसटी पे कर दो। ऐसा तो होता नहीं है जी। वो शॉपकीपर करता है, रिटेलर करता है, शोरूम वाला करता है, वो डीलरशिप करती है, आप कार लेने जा रहे हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर करता है, आपका सीए करता है। तो गवर्नमेंट उन लोगों से टैक्स लेती है, बट वो लोग आपसे रिकवर करके ही गवर्नमेंट को देते हैं। जी, एक तो हो गया आईटीसी का आपने बताया, दूसरा आईटीसी में बहुत इश्यूज है। अब क्या मिसमैच बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने परचेस किया मार्च में, जीएसटी में एक प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 16, इट टॉक्स अबाउट वेरियस कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। वन ऑफ द कंडीशन इज कि गुड्स और सर्विस शुड बी रिसीव्ड, मतलब जब तक मिले नहीं है तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिर्फ इनवॉइस आपके पास है, गुड्स अभी आपके पास नहीं है, अभी रास्ते में है, आप अभी ट्रक से व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, सपोज मैंने 30th ऑफ द मंथ को परचेस करी, मेरे यहाँ पहुंचा वो ट्रक 2 तारीख को, तो मंथ चेंज हो गया। अब इनवॉइस आ रही है पिछले महीने की 30 तारीख की, और वो ऑनलाइन है सब कुछ। जीएसटी की जो प्रणाली है दैट इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑन द पोर्टल, सब पोर्टल ड्रिवन चलता है यहाँ पे जीएसटी की दुनिया में। तो मेरे ऑनलाइन पोर्टल पे तो वो पिछले मंथ की रिटर्न में शो हो रहा है इनवॉइस, बट एक्चुअल में अगले मंथ आया है। अब इस वजह से मिसमैच हो गया। और ये तो एक एग्जांपल है। जब बड़े रिवर्स कर देते हैं इस केस में, तो पहले आप अवेल करते हैं, फिर आप रिवर्स करते हैं, फिर रिवर्स करने के बाद री अवेल करते हैं, तो क्या होता है 3 महीनों में उस चीज का इम्पैक्ट आ गया। इफ यू अंडरस्टैंड, आपने पहले अवेल किया फिर रिवर्स किया, और सपोज अगर टाइम लैग और ज्यादा है, किसी और मंथ की इन्वॉल्वमेंट है, या फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, तब तक मार्च का था अप्रैल हो गया, तो रीअवेल किया, तो 2-3 बार मिसमैच हो जाते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन इशू है। इसको जितना कम कर सके बिजनेसेस एडवाइजेबल जी। उसमें फिर क्लेरिकल मिस्टेक्स होती हैं। अल्टीमेटली टू आर इज ह्यूमन, नोबडी इज परफेक्ट। तो जो अकाउंट्स टीम काम कर रही है उससे भी कुछ गलती हो सकती है, या बड़े डेटा पे काम करते हैं, बहुत सारे बिल होते हैं किसी के, तो उन्होंने मान लीजिए कोई इनवॉइस गलत चढ़ा दी, अब उसको लॉ में अमेंडमेंट करना पड़ता है, उसका एक पूरा तरीका है, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, फिर वो अमेंडमेंट होके सही वाली इनवॉइस दिखेगी, फिर से 2 मंथ है अलग अलग, फिर मिसमैच आ गया, बायर ने क्रेडिट पहले ले लिया, सेलर ने बाद में अमेंड किया। इस टाइप के बहुत इश्यूज चलते रहते हैं जीएसटी में। इसमें एक फ्रॉड एंड नॉन फ्रॉड केसेस का मामला चलता है जीएसटी में। यस, ये क्या हमारे दर्शकों को आप अगर समझा सकें ऐश्वर्या? देखिए टैक्स की दुनिया में फ्रॉड का मतलब है इंटेंशनली नॉट पेइंग टैक्स। उसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। एंड नॉन फ्रॉड केसेस मीन्स अनइंटेंशनली, गलती वहां भी हुई है, टैक्स वहां भी कम पे जानबूझ के नहीं, लेकिन वहां जानबूझ के नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करता हूं और उस पर टैक्स रेट है 18%, बट मैं जानबूझकर 5% पे कर रहा हूँ। क्योंकि जीएसटी में क्या है, आप अपना कंप्लायंस करते हैं, उसके बाद जब ऑडिट असेसमेंट नोटिस आएगा गवर्नमेंट तो तब चेक करती है। वो आपकी हर इनवॉइस चेक नहीं कर रही है कि आपके बिजनेस पे आके एक इंस्पेक्टर साहब नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी हर रोज की चीजें चेक करें। आप अपना कंप्लायंस ऑनलाइन कर देते हैं, गवर्नमेंट आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट बैक एंड पे होती रहती है। तो जहां मुझे देना 18 था, मुझे पता भी 18 देना था, जानबूझ के 5 दे रहा हूँ, ये फ्रॉड का केस है। अगर कल को इस चीज गवर्नमेंट की नॉलेज में आई, जो जनरली आ जाती है, आजकल एआई का जमाना, गवर्नमेंट से कुछ नहीं छुपा हुआ है, सिस्टम कैन फाइंड आउट, वही रेड फ्लैग कर देगा। आपको किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं। मेरे पास एक इनवॉइस आई जिस पर टैक्स है से 18 रुपीज का, मैं उसकी जगह उसको रिटर्न में दिखा दूं कि 36 है, मतलब डबल इनपुट का बेनिफिट ले लूं, जबकि एक्चुअल इनवॉइस पे 18 ही है। फ्रॉडुलेंटली इनपुट टैक्स ज्यादा ले रहा हूँ, फ्रॉडुलेंटली कम पे कर रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है जो पहले आई थिंक बहुत चलता था, लेकिन आजकल तो बहुत कम हो गया, जिसे बोलते हैं अंडर द टेबल सेल हो रही है। आपने बेचे 100 पीस, दिखा दिए 80, पेपर्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, पेपर्स से आप वो कर रहे हैं, पेपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो 20 आपने सेल दिखाई नहीं, वो सपोज आपने जिस ट्रक में भेजी वो ट्रक ऑफिसर ने पकड़ लिया रास्ते में। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड केसेस। तो यहाँ पे अब इसको करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो वो सीरियस हैं। जैसे मैंने पहले बोला, 5 करोड़ से ऊपर का इवेजन है तो अरेस्ट भी हो सकते हैं, 100% पेनल्टी लगती है ऐसे केसों में। तो गवर्नमेंट आपसे सिर्फ 100 रुपये अगर ऐसी ट्रांजैक्शन पकड़ेगी तो सिर्फ टैक्स डिमांड नहीं करेगी, टैक्स प्लस उस पर इंटरेस्ट प्लस 100% की पेनल्टी, तो इट बिकम्स 3 टाइम्स। 100 रुपीज का इवेजन बिकम्स 300। इट कैन ऑलमोस्ट क्लोज द बिजनेस। यस, इट इज वेरी डेंजरस एंड रिस्की थिंग।
आपने अपने सामने भी कई बिजनेसेस को पेनल्टीज के कारण, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू टेक करेक्ट गाइडेंस। राइट, अब मैं उस पर आता हूँ, वो नॉन फ्रॉड केस होते हैं। जी। तो सेम इशू वहां भी हो सकता है कि मैंने बाय मिस्टेक 18% का मेरा रेट था बट 5% पे कर दिया, या सपोज पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि टैक्स में क्या होता है, टैक्स इज एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ, इट इज अ टैक्स लॉ, बट लॉ जहां भी आता है वहाँ इंटरप्रिटेशन तो अलग हो सकती है, तो देयर कैन बी टू इंटरप्रिटेशन। सेम चीज जिसको मैं मान रहा हूँ कि 18% पे टैक्सेबल नहीं है, 5 पे है, उसको कोई और 18 पे बोल रहा है, एम्बिग्यूटी है, ये भी हो सकता है बहुत बार। जीएसटी इज अ न्यू लॉ, तो उसमें एम्बिग्यूटी भी चलती रहती है बीच में। तो एम्बिग्यूटी की वजह से, ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से, क्लैरिकल एरर्स की वजह से मैंने कम टैक्स पे कर दिया, तो टैक्स तो यहाँ भी कम पे हुआ है, ये नॉन फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। मतलब इंटेंशनल नहीं है। इंटेंशनल नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स तो आपसे फिर भी लेगी, विद इंटरेस्ट लेगी, बट यहाँ पे पेनल्टी 100% नहीं है, लॉ में प्रोविजन है कि 10% की एक बेसिक पेनल्टी लगा के आप बच जाएंगे। जी। एक सब कॉमन इशू आता है ब्लॉक क्रेडिट का जीएसटी में, Yes. बिजनेसेस को देखना पड़ता है, उसके बारे में अगर एक्सप्लेन कर सकें आप दर्शकों को। Like I said, GST में there is a provision section 16 talks about input tax credit. Generally it says you can take credit of anything which is done for the course of your business, but now there is an exception. कुछ चीज़ों का क्रेडिट, मतलब दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है कि कुछ चीज़ों का क्रेडिट हम नहीं देंगे, इवन इफ इट इज फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू 3 or 4 एग्जाम्पल। मोटर व्हीकल, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक कार परचेज करी, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने होंडा सिटी परचेज करी, उससे मैं रोज अपने घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से क्लाइंट की मीटिंग में जाता हूँ, मीटिंग से फिर घर चला जाता हूँ। ये मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए ली है, एक्सक्लूसिवली बिजनेस में यूज करता हूँ, मेरे डायरेक्टर के लिए ली है, मैं कोई कंपनी में हूँ तो, एम्प्लॉइज के लिए ली है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, क्रेडिट इज नॉट अलाउड, इट इज ब्लॉक क्रेडिट। क्यों? पॉलिसी डिसीजन है। सेकेंड, फूड रिलेटेड एक्सपेंसेस, आपके ऑफिस में पेंट्री है, बहुत अच्छी शानदार कैंटीन है जिसपे आप इन पे आप क्लेम नहीं कर सकते। खाना सर्व करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड। कुछ केसों में अलाउड है कि अगर आपको लॉ में मैंडेटेड है उस पर नहीं जाते हैं, नॉर्मली अलाउड नहीं है। जी। थर्ड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अगर आप एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, उसकी भी फिर एक डेफिनेशन है और उस पर भी इंटरप्रिटेशन और सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट्स हैं, व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज बिल्डिंग, वो अपने आप में एक डिस्प्यूट का एरिया जीएसटी में। नेक्स्ट, पर्सनल नेचर एक्सपेंस, जो काफी लोग सोचते हैं, दो मोबाइल खरीद के लाए, वो यूज घर में बच्चा कर रहा है और क्रेडिट बिजनेस में ले लिया, कल को टैक्स ऑडिट सेविंग्स कर सकें। कल को ऑडिट असेसमेंट का नोटिस आएगा, वो आपकी सारी चीजें वेरीफाई करते हैं, अगर आप उस समय जस्टिफाई नहीं करेंगे, पर्सनल नेचर एक्सपेंस क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो दैट इज ऑल्सो ब्लॉक क्रेडिट। अनदर एग्जाम्पल इज डिस्ट्रॉयड, कई बार होता है कि आप गुड्स परचेस करके लाए, सपोज अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ आग लग गई, फायर लग गई, फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, उसमें तो यहाँ आप पे डबल मार है, ऐसे समझ ले, एक तो फायर में आपका नुकसान हुआ, दूसरा वो जो क्रेडिट लिया था वो वापस करना पड़ेगा, इट इज ब्लॉक्ड, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली वाई, अब मैं इन सब चीजों पे आता हूँ, गवर्नमेंट क्रेडिट इसीलिए दे रही है कि अल्टीमेटली आउटपुट पे भी उसको टैक्स मिलेगा, जिस चीज के आउटपुट पे गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिला, उस चीज के इनपुट पे दो क्रेडिट नहीं मिलता, लॉजिक बहुत सिंपल है। ट्रू। एक काफी कॉमन इश्यूज देखा जाता है जीएसटी, जो कमिश्नर पर्सनल हियरिंग्स के लिए बुला लेते हैं, पर्सनल प्रेजेंस चाहिए बिफोर लाइक देयर द बिजनेस ओनर इज अलाउड टू फाइल अ रिप्लाई टू दिस। वो इश्यूज आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहें। इसके दो पार्ट हैं, एक तो है कि आपको कोई सम्मन आया और उसमें आपकी पर्सनल प्रेजेंस है, वो एक सेपरेट चीज है, और एक होता है कि आपको कोई रिप्लाई फाइल करना है और उसकी पर्सनल हियरिंग हो रही है, तो दोनों सेपरेट चीजें हैं। पहले तो सम्मन के टाइम पर पर्सनल प्रेजेंस इज अ सीरियस इशू, क्योंकि सम्मन आता है गवर्नमेंट को जब कुछ सीरियस आपसे टैक्स इवेजन का केस उन्हें लग रहा है बन सकता है, तो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, 1, एंड 2 उस इंफॉर्मेशन पे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। वो एक्सप्लेनेशन जनरली वो पर्सनल प्रेजेंस के थ्रू मांगते हैं, मतलब जो उस बिजनेस को चला रहा है ऑफिसर, उसको एक तरीके से इंटरोगेशन कह सकते हैं, तो वो उससे ही उस बारे में क्वेश्चन आंसर्स पूछता है। तो ये तो हियरिंग हुई, पर्सनल हियरिंग, जहाँ पे कोई सम्मन आया हुआ है किसी को और सम्मन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, दिस इज अ सीरियस मैटर, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर आपको आया है तो दैट मीन्स कुछ इशू है। सेकेंड इज जो जनरल, जैसे मैंने बोला जीएसटी में कई टाइप के नोटिस होते हैं, ऑडिट होता है, असेसमेंट होता है, उसका आपको एक रिप्लाई फाइल करना होता है, जनरली आपको 30 डेज गवर्नमेंट देती है, जो लॉ में भी मैंडेटेड है। अब उस रिप्लाई को फाइल करने के बाद
आई वॉन्ट टू गो एंड एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफिसर जो हैं वो सिर्फ अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कोई मिसमैच है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, या हो सकता है ऑफिसर को कोई चीज लग रही हो, ब्रॉक क्रेडिट है, फूडिंग वाला है या मोटर व्हीकल वाला है, बट जीएसटी की दुनिया में क्या है, कार का क्रेडिट नहीं मिलता बट ट्रक का मिलता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं कार खरीद के लाऊंगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक खरीद के लाऊंगा, मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ, ट्रक का क्रेडिट मिलता है, वो ब्लॉक नहीं है। इवन इफ द कार इज फॉर बिजनेस पर्पस। यस, इवन इफ द कार इज फॉर बिजनेस पर्पस, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट उसी केस में मुझे ट्रक का मिल जाएगा। सपोज ऑफिसर इज सीइंग ऑन द पोर्टल कि आपने मोटर व्हीकल परचेज किया, अब ये नहीं पता किस कैटेगरी का है, तो नोटिस आ सकता है। नोटिस के बाद मैं रिप्लाई दूंगा, रिप्लाई के बाद मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा, या तो मैं खुद जाऊंगा या मेरा प्रोफेशनल जो मैंने कंसल्टेंट कोई हायर किया हुआ तो वो जाएगा एक्सप्लेन करने। यहाँ पे इशू क्या है, कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बहुत एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ जीएसटी या टैक्स लॉ में नहीं, सारे कानूनों में फॉलो होता है। इनफैक्ट ये किसी कानून से नहीं आ रहा, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो, जिसे हम कॉमन लॉ बोलते हैं, जिससे हमारा ये सारे कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व हुए हैं, तो उसे एक बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम जी। उसका मतलब ये होता है कि हियर द अदर साइड, दूसरे को सुने बिना Reply. डिसीजन मत दो, दूसरे को सुने बिना कंडेम मत करो। इसलिए हेयरिंग जो होती है वो किसी भी लीगल प्रोसेस की बहुत नेचुरल राइट होता है आपका। इशू ये है कि जीएसटी में कई बार ये देखा गया कि हेयरिंग तो लगा दी है 5 तारीख की और रिप्लाई फाइल करना है 10 तारीख तक। नाउ इट इज पुटिंग द हॉर्स कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टा हो गया है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में भी यही इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया, हाई कोर्ट के वेरियस डिसीजन आया। हेयरिंग कब चाहिए? हेयरिंग तब चाहिए जब मैंने अपना आप रिप्लाई दे दिया, अब मुझे उस रिप्लाई को एक्सप्लेन करने जाना। फर्स्ट हियर मी आउट। अगर मैंने अपना रिप्लाई ही नहीं दिया, अभी मैं बना रहा हूँ, अभी मेरे पे 30 डेज हैं, अभी 20 डेज ही हुए हैं और 20th डे पे हियरिंग रख दी ऑफिसर ने, तो मैं जाके समझाऊंगा क्या? मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, तो वो हियरिंग तो अनइफेक्टिव हो गई, उसका कोई पर्पस ही नहीं रह गया। इट इज लाइक अ नो हियरिंग। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, इस पे तो सुप्रीम फिर कोर्ट का भी- ऑफिसर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन अलग हो जाती है। कई बार ये होता है, लाइक आई सेड, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऑफिसर तक पहुंचा है कि नहीं, उन्होंने देखा है कि नहीं। कुछ नोटिस सिस्टम जनरेटेड होते हैं, कई बार ऑफिसर की भी गलती नहीं होती। जीएसटी में क्या होता है, एआई बेस्ड नोटिस आने लगे हैं। एआई सिस्टम में भी तो वो चीज फीड होनी चाहिए कि हेयरिंग बाद में होगी और रिप्लाई पहले होएगा। पता लग रहा है जब तक वो फीड होके इम्प्लीमेंट हुआ तब तक सुप्रीम कोर्ट का बीच में जजमेंट आ गया था, तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो वो एआई अपडेट नहीं हो रहा है। एआई अपडेट नहीं हो रहा है, ऐसे भी केस है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एआई इन जीएसटी एक्चुअली। यस, वी कैन डिस्कस मोर ऑन दिस। एक चीज हम और समझना चाहेंगे, जो कभी कभी होता है कि एचएसएन नंबर गलत कोड कर दिए जाते हैं, तो उसमें वो कितना फ्रीक्वेंट इश्यूज और कितनी बड़ी प्रॉब्लम एक बिजनेस को लैंड कर सकता है? ये इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स। जी। तो अगर मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं, होता क्या है, सपोज एक कंप्यूटर है, इसका मैं जेनेसिस बोलूं, उसी कंप्यूटर को मैं इंडिया में बोल रहा हूँ नॉर्मल कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर को कोई और वेस्टर्न कंट्री हो सकता है बोले कि ये ओल्ड वर्जन है, और उसी कंप्यूटर को कोई और अंडर डेवलप्ड एक थर्ड कंट्री है, वो बोल रहे हैं कि ये तो कोई सुपर कंप्यूटर है। चीज एक ही है कंप्यूटर, बट उसके नेम मीनिंग मायने 3 हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग रीजन के हिसाब। इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एचएसएन का एक कॉन्सेप्ट ग्लोबली लाया गया जी। कि अगर देशों को एक दूसरे से ट्रेड करना है तो वो एक चीज को एक तो कॉल करें। हम इंडिया में हैं, नॉर्थ इंडिया इज डिफरेंट, साउथ इंडिया इज डिफरेंट, हमारे खाना अलग है, हमारी चीजें अलग हैं, तो यहाँ तो हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट ज्योग्राफीज में बैठे हुए हैं। तो उसी चीज का जब ट्रेड यूएस से इंडिया में हो रहा है, इंडिया से चाइना में हो रहा है, चाइना से रशिया में हो रहा है, रशिया से ब्राजील में हो रहा है, डिस्प्यूट ये आया कि उस चीज को बोलें क्या। आपके यहाँ कॉमनली उसे कंप्यूटर कहते हैं, किसी और के यहाँ कॉमनली उसे कुछ और टर्म दे रखा है, तो वो उसका क्लासिफिकेशन ही डिसाइड नहीं हो पाता था, ये झगड़े आते थे। इसको दूर करने के लिए एचएसएन का कॉन्सेप्ट लाया गया, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर उसको बोलते हैं जी। एचएसएन कोड से कोई गुड्स पहचाना जाता है, तो टैक्सेशन की दुनिया में गुड्स का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका एचएसएन कोड इंपॉर्टेंट। वो एचएसएन कोड को हम बोलते हैं कि उसका एक टैरिफ है, उसका रेट ऑफ टैक्स है, वो टैरिफ लेवल पे होता है, तो हमें वो टैरिफ देखना होता है। अगर आपने एक बार किसी चीज का टैरिफ गलत डाल दिया, अब क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। वॉच है, आज के टाइम पे एक स्मार्ट वॉच है, वो वॉच का काम भी कर रही है, उसमें कैलकुलेटर भी है, उसमें बात भी हो जाती है,
मोबाइल के भी थोड़े से फीचर्स हैं, राइट? अब मैं इसको क्या बोलूं, वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल या ऑल ऑफ द थ्री? बोलने में वो वॉच ही है, लेकिन तो उसके तीनों काम पर्पस कर अलग रही है, है। तीनों काम कर रही है। अब हो सकता है उसका एचएसएन अलग हो, वॉच का एचएसएन अलग है जब आप सिंपल वॉच पहनते हैं, कैलकुलेटर का एक अपना एचएसएन है, और जो आप बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू मोबाइल फोन, उसका एक अपना अलग एचएसएन है। लेकिन एक ऐसी डिवाइस जिसमें ये तीनों चीजें हैं, अब उसका एचएसएन क्या होगा? तो इस टाइप के झगड़े होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है? व्हाट ये विल टाइम टू टाइम चेंज होता एचएसएन की जो क्लासिफिकेशन होती है, वो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी एक है, वहां से पब्लिश होते हैं इसके रूल्स, और वहां से चेंजेस होते हैं, और फिर टैरिफ में अपडेट्स होते हैं। और जनरली क्या होता है, उन गुड्स के साथ एक अदर्स का कॉलम होता है, मतलब सिमिलर गुड्स, क्योंकि सबके नाम तो नहीं लिख सकते, जी। एक अदर्स का कॉलम होता है। तो वहां पे इंटरप्रिटेशनल डिस्प्यूट आते हैं। मैं जिसको अदर बोल रहा हूँ, कई बार टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं अदर में नहीं आएगा, ये तो वॉच ही मानी जाएगी। अब वॉच पे रेट अलग है सपोज, और अदर्स पे रेट कम है, तो यहाँ डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो एचएसएन अगर आपने सही नहीं डाला, तो सिर्फ जीएसटी, मैंने बोला ना इनडायरेक्ट टैक्स चेन का पार्ट है। सपोज आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आपके यहाँ से एचएसएन गलत हो गया, तो जो आपका बायर है, जो डीलर है, वो भी वही एचएसएन पे गुड्स सेल करेगा, फॉरवर्ड वही हो और जाता वो रिटेलर पे भी वहीं जा रहा है, और कस्टमर पे भी उस पे चला गया। है। इट्स कास्केडिंग एरर्स। फ्यूचर में अगर पता लगा कि एचएसएन गलत था, तो पूरी चेन पे टैक्स की डिमांड आ जाती है, यहाँ पे टैक्स बहुत हैवी हो जाता है। इसलिए एचएसएन को क्लासिफाई करना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, और उसके लिए अच्छी प्रोफेशनल एडवाइस लेना इज मतलब रिकमेंडेड। तो ये फ्रॉड केसेस में आता है कि नॉन फ्रॉड में, जैसे अगर नंबर मैं एरर्स? एचएसएन की बात करूं, जो मैंने बोला अनइंटेंशनली करा है, तो इसे क्लासिफिकेशन इंटरप्रिटेशनल डिस्प्यूट कहते हैं, और जनरली इन्हें फ्रॉडुलेंट नहीं मानते, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू इंटरप्रिटेशंस। मैंने नोइंगली नहीं करा, पूरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री ही वैसा कर रही थी, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं। सपोज उस चीज के 10 मैन्युफैक्चरर हैं, वो सब 10 के 10 उसको अदर्स में ही क्लासिफाई कर रहे थे, और लोअर रेट 5% ही दे रहे थे। उस केस में इसको कोर्ट के लेवल पे माना गया है कि इट इज नॉन फ्रॉड केस। जी। ये फ्रॉड एंड नॉन फ्रॉड केसेस के फिर पेनल्टी अलग अलग है? पेनल्टी अलग अलग है, टाइम पीरियड अलग अलग है। अच्छा। लॉ में दो चीजें हैं, एक तो पेनल्टी नॉन फ्रॉड में 10% है, फ्रॉड में 100% है ऑफ टैक्स अमाउंट। So that is where your role must be very prominent to Yes. prove it is नॉन फ्रॉड intentional or yes. yes. So it is एक होता है ना मेरिट बेस्ड लिटिगेशन, तो दिस इज पार्ट ऑफ नॉन मेरिट बेस्ड ग्राउंड, जो एज अ लॉयर आपको पता होने चाहिए। माइट भी आप मेरिट्स पे उतने स्ट्रांग नहीं हो, वो चीज एक्चुअल में 18% की हो जो आपने 5 पे बेच दी हो, अच्छा। बट अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो जाऊं कि वो नॉन फ्रॉड वाली चीज थी, तो इवन इफ उस पे हायर रेट पे होना था, मैं अपने क्लाइंट की जो Really? टैक्स लायबिलिटी है वो सेव कर सकता हूँ। जी। एक हमने सो कॉज नोटिस की बात की थी जो जीएसटी भेजती है, तो उसमें अगर किसी बिजनेस के पास सो कॉज नोटिस आता है, तो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स वो क्या ले सकते हैं कि जिससे वो उनकी पेनल्टी कम लगे एंड दे कैन हैंडल द सिचुएशन मच मच बेटर? देखिए इसके देयर आर टू आंसर्स। वन इज क्योंकि कोई बिजनेस जीएसटी की नोटिस से डर भी सकता है कि हाँ, जैसे अमाउंट बहुत बड़ा है, अगर उन्होंने नोटिस भेजा है तो राइट, और पेनल्टी बहुत बड़ा है, तो आई मीन दे कैन इट कैन बी अ वेरी स्कैरी डे फॉर द ओनर। तो वहां पे उन्हें फर्स्ट क्या स्टेप लें कि भाई तुरंत उन्हें लगे कि हाँ सिचुएशन हैंडल हो चुका है? देयर आर टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। वन इज इफ यू एग्री विद द शो कॉज नोटिस, दैट मीन्स ऑफिसर ने जो पॉइंट आउट करा है, एज अ बिजनेसमैन यू आर एग्रीइंग कि हाँ ये गलत तो हुआ है। लॉ में एक प्रोविजन है कि शो कॉज नोटिस के आने के 30 डेज में इफ यू पे द अमाउंट, तो आप पे लोअर पेनल्टी लगती है जी। 15%, 25%, इवन बिफोर शो कॉज नोटिस यू कैन पे द अमाउंट। कई बार ऐसा होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, यू नो कि शो कॉज नोटिस आ सकता है, उस लेवल पे इफ यू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स यू सेव द पेनल्टी। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड यू हैव अ प्रोफेशनल, क्योंकि वो आपको गाइड करता है। एक होता है जहाँ पे यू नो कि नहीं आप अपने इंटरप्रिटेशन पे खड़े हुए हैं, और डिपार्टमेंट अपनी इंटरप्रिटेशन पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको शो कॉज नोटिस को फाइट करना पड़ेगा। अच्छा। तो नाउ यू नीड अ प्रॉपर प्रोफेशनल जो उसका लीगल वे में, और जो मैंने इतने सारे एग्जांपल जी। दिए उसकी निटी ग्रिटीज को निकाल के रिप्लाई ड्राफ्ट कर पाए और आपके केस को रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि इट इज एज मच अबाउट योर बिजनेस एज इट इज अबाउट द लीगल वर्ल्ड। आप बिजनेसमैन का वर्क तो बिजनेस करना है, लेकिन उसका वर्क ये नहीं है कि वो जीएसटी आके पे करे, उसका एंसिलरी पार्ट एंड पार्सल होता है हमेशा। बट क्योंकि वो चीज हम पे अप्लाई होती है एज अ बिजनेसमैन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उसकी फाइट कैसे कर रहे हैं। और उस वहाँ पे एक अच्छे कंसल्टेंट का जो जॉब आता है
एंड टैक्स लॉ में इट इज अ मिक्स ऑफ लॉ, इट इज अ मिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग का बैकग्राउंड आना चाहिए, आपको फाइनेंशियल एंगल समझ में आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं काफ़ी बार। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री हो रही है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप कॉर्पोरेट हो तो आप फॉलो कर रहे हो कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही है। नेक्स्ट, आप इन पे इनकम टैक्स भी अप्लाई हो रहा होगा, इनकम टैक्स के अपने रूल्स हैं, उसके हिसाब से एक अलग बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। वही चीज जीएसटी में रिपोर्ट हो रही है, वहां से आप बोरो कर रहे हैं, तो उन सब चीजों का आपस में एक कनेक्टिविटी है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स। टैक्स लॉ इज जनरली कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स बिकॉज वहां पे सिर्फ एक चीज की अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। You should have the understanding of accounts, you should have the understanding of finance, you should have the understanding of business practice in general, and lastly you should have the understanding of tax law. ट्रू। एक जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब देखे तो एलिफेंट टाइप है, बहुत इट्स अ ह्यूज एरिया। तो और गवर्नमेंट हमेशा अभी इन्होंने लाया है जीएसटी एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म, जैसा आपने ट्रिब्यूनल की भी बात की थी कि वो फंक्शनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी भी लेकिन क्या क्या एक हम मान सकते हैं कि कुछ एरियाज है जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो ग्रे एरियाज बोल सकते हैं हम जीएसटी में, वो क्या क्या है जो कि गवर्नमेंट को उधर फंक्शन करके दे शुड ट्राई टू क्लियर आउट थिंग्स, वो क्या है आपके अनुसार? पर्सनली तो मेरा मानना ये है कि जीएसटी इज अ वेरी एक्चुअली गुड एंड सिंपल टैक्स। इट हैज मेड लाइफ इजी, क्योंकि पहले आप मल्टीपल डिपार्टमेंट से डील करते थे। सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चर के केस में, सेल्स के टाइम पे कॉमर्शियल टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस के टाइम पे सर्विस टैक्स, और इफ समबडी इज डूइंग ऑल थ्री ऑफ देम तो वो तीन तीन कंप्लाइंस, तीन तीन डिपार्टमेंट, 3 बार टैक्स पेमेंट, 3 बार रिटर्न फाइलिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पेपर में उलझे रह जाते, पेपर में उलझते रहे, 3 बार असेसमेंट, 3 बार ऑडिट। अच्छा, उन सबके आपस में क्रेडिट नहीं मिलते थे, जो मैंने अभी कैस्केडिंग का एग्जांपल दिया था। तो बिफोर जीएसटी इन सबके क्रेडिट एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं होते थे, आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती थी। सो जीएसटी आने के बाद लाइफ हैज रियली बिकम इजी, आई वुड से एज अ प्रोफेशनल। मतलब इट इज माई फर्म बिलीफ, क्योंकि इतने सारे, और ये 3-4 तो मेजर टैक्स है, इसके अलावा छोटे मोटे 10-15 टैक्सेशन और होते थे, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंट्री टैक्स जो स्टेट वाइज होते थे, वो सब मर्ज होके एक जीएसटी आया। तो जीएसटी आने से लाइफ एक बिजनेसमैन की इजी हुई है, ये तो मेरा फर्स्ट कहना है। बट स्टिल उटोपियन तो कुछ नहीं होता ना, तो वी कैन ऑलवेज सी कि क्योंकि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, रिफॉर्म्स तो आते रहते हैं, राइट। तो 2 एरिया मेरे अगर मुझे जो याद आ रहे हैं, इफ आई कैन से, एक जीएसटी में रिफंड का कॉन्सेप्ट होता है स्पेशली एक्सपोर्टर के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स इंडिया से बाहर, तो इट इज सेड एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, ऐसा गवर्नमेंट एक्सप्लेन करेंगे आप इसको डिटेल? राइट। क्या होता है कि जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, प्राइसिंग मैटर्स, डॉलर फ्लक्चुएशन से लेकर सारी चीज़ें मैटर्स, क्योंकि वो मेरे गुड्स की प्राइस डिसाइड करती है मैं जिस मार्केट में बेच रहा हूँ वहाँ पे कैसे खरीदेंगे, राइट। अगर उसके ऊपर से सपोज आई एम कम्पीटिंग विद से चाइना, सेम चीज आई प्रोड्यूस इन इंडिया एंड इट इज, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सपोज 50, सेम चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना में है सपोज 45, तो उस पर पहले ही मेरे से 5 रुपए का कॉस्ट एडवांटेज है। चाइनीज प्रोडक्ट इज नॉट कॉस्टलियर, माई प्रोडक्ट इज कॉस्टलियर, इट इज चीपर। नाउ से मेरा प्रोडक्ट ज्यादा क्वालिटी अच्छी है, तो मैं उस वजह से मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में ये पहचाना जाता हूँ कि नहीं, इंडियन प्रोडक्ट है तो क्वालिटी अच्छी होगी, तो अगर 45 की जगह 50 का भी खरीदेंगे तो लेंगे। सपोज ये ब्रांड बना हुआ है इंडिया का। अब अगर इसके ऊपर से लगता है जीएसटी और वो प्रोडक्ट 50 की जगह हो जाता है 55 का, नाउ पीपल विल नॉट बाय एट 55 बिकॉज क्वालिटी के कंपैरिजन में कॉस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि अब कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, और वो टैक्स देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए बैठे हुए हैं। और सपोज चाइना या फॉर दैट मैटर कोई भी कंट्री है, वो अपने एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगा रही, तो उसका प्रोडक्ट तो 45 में लैंड हुआ, मेरा प्रोडक्ट 50 तो पहले ही था, 5 का टैक्स लग गया, 55 में लैंड होगा। तो ये हो गया एक्सपोर्ट द टैक्सेस। गवर्नमेंट की हमेशा से फिलॉसफी रही है एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। इसके लिए एक रिफंड का प्रोविजन होता है लॉ में कि वॉट एवर यू आर एक्सपोर्टिंग, उस पर जो भी जीएसटी लगेगा, आइदर यू पे एंड टेक द रिफंड, एक वो रूट होता है पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एक्सपोर्ट के टाइम पे जो टैक्स अप्लाई होता है उसे आईजीएसटी कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आइदर यू पे द जीएसटी आईजीएसटी एंड टेक द रिफंड, तो आपकी टैक्स न्यूट्रल हो गई ट्रांजैक्शन, 50 की चीज 50 में गई। या दूसरी चीज ये होती है कि 50 की चीज आप एक बॉन्ड गवर्नमेंट फाइल करवाती है बिजनेस ओनर से, एलयूटी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो गवर्नमेंट एलयूटी और बॉन्ड फाइल कराती है, ठीक।
मैं अगर वो बॉन्ड फाइल कर देता हूँ तो मुझे जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को करना है उस पे जो 5 रुपए का मेरे एग्जाम्पल में टैक्स देना है वो देना ही नहीं है, अच्छा, इट इज टैक्स फ्री। तो मेरी चीज 50 की 50 में ही जाएगी, विच इज गुड। अभी भी इट इज नॉट गुड, 5 नहीं होगी जो आप 55 एग्जांपल दे रहे थे। नहीं। लेकिन अब इसमें एक फर्दर टेक्निकल पॉइंट है, वो कॉस्टिंग 50 की है लेकिन उस कॉस्टिंग में पीछे 50 में थोड़ा बहुत जीएसटी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने जो चीज बनाई होगी वो पीछे किसी रॉ मटेरियल से बनाई, इनपुट उस पर जीएसटी लगा होगा, इनपुट आता है, हाँ इनपुट पे बिल्कुल। जीएसटी लगा होगा, राइट। अब सपोज उस पर 3 रुपए का जीएसटी लगा है, तो मुझे अगर वो 3 रुपए का भी रिफंड मिल जाए तो मेरी कॉस्टिंग 47 हो जाएगी 50 से। अब मैं बहुत कम्पीट कर पाऊंगा जो 45 में कंट्री बेच रही है उससे। बिल्कुल। अब जीएसटी में प्रोविजन है इस 3 रुपए की कैटेगरी का, क्या ये कैपिटल गुड्स है, क्या ये इनपुट सर्विस है, क्या ये इनपुट है। 3 क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होएगा यहाँ। कैपिटल गुड्स मीन मशीनरी, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मशीनरी लगाई होगी ऑब्वियसली, उस पर जो टैक्स पे करके आया हूँ उसका रिफंड नहीं मिलता। चैलेंज ये है, इनपुट का बेनिफिट मिलता है, रिफंड नहीं मिलेगा। ऑन द अदर एंड अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाया हूँ, सपोज मैं वुड लेके आया हूँ, मैंने चेयर बना के एक्सपोर्ट करी, वुड का मुझे वो मिलेगा, लेकिन वुड मैंने जिस मशीन में डाल के चेयर बनाई थी उस मशीन के बेनिफिट का मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो मेरा एक सजेशन ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो रिफॉर्म्स होंगे, रिफंड पे जो रिस्ट्रिक्शन है कैपिटल गुड्स की, सिमिलरली डोमेस्टिक में भी जब हम सेल करते हैं देयर आर ट्रांजैक्शंस जहाँ पे रिफंड बनता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, मैं जो प्रोडक्ट परचेस करके ला रहा हूँ उस पर टैक्स हाइयर है, जो प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करके सेल करता हूँ उस पर टैक्स कम है। तो सपोज मेरे इसी एग्जांपल में वुड पे टैक्स है परचेज पे फॉर एग्जांपल 18% और चेयर पे है सपोज 5%, तो अब मैं परचेज 18 पे कर रहा हूँ, बेच 5 पे रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है, जो क्रेडिट 18 का मुझे मिलता है वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता। ट्रू। तो इट इज लाइक कि मैंने किसी वॉलेट में पैसे तो डाल दिए, मैं यूज नहीं कर पा रहा, वो मेरे भी काम के नहीं है, गवर्नमेंट के किसी के काम के नहीं है, तो वो वॉलेट में पड़े हुए हैं, मैं उसे देख के बस खुश हो सकता हूँ, यूज नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। तो ये कई सारे इंडस्ट्री में, फूड सेक्टर में ये इशू है, अलग अलग रॉ मटेरियल होते हैं, अलग अलग रेट होते हैं, आउटपुट पर रेट कम है, इनपुट पर रेट ज्यादा है। ये तो एक रेट्स को लेके बात हो गई, ये रेट को लेके बात है, तो इसमें भी रिफंड का प्रोविजन है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ इनपुट पे मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस पे नहीं मिलेगा। सो द पॉइंट इज जो रिफंड की रेजिम है वो और रेशनलाइज हो जाए, 100% रिफंड मिल जाए, सो दैट बिजनेस और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने। अच्छा, अगर हम जीएसटी ऑफिसर्स के सर्च एंड सीजर के पावर की बात करें तो उसमें डिस्क्रिशनरी पावर कितना है उनके पास, ताकि वहां पे एक अगर अगर उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है तो वहां पे फिर अब्यूज ऑफ पावर का स्कोप ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। देखिए वैसे तो लॉ में सर्च एंड सीजर इज अ सीरियस इशू, जनरली सर्च एंड सीजर तब तक नहीं होता टिल द टाइम देयर इज समन कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन। ओके, समन्स तो उसका पार्ट एंड पार्सल है, अगर सर्च सीजर हुई है तो उसके बाद फ्यूचर में समन्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं, क्योंकि आपको अपना रिप्लाई देनी है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, बयान जिसको बोलते हैं। सर्च एंड सीजर जनरली सीनियर ऑफिसर की परमिशन के बिना जीएसटी में अलाउड नहीं है, एंड दैट इज जॉइंट कमिश्नर और अबव, जो लॉ में लिखा हुआ है क्लियरली, सेक्शन 67 सर्च एंड सीजर का प्रोविजन है सीजीएसटी एक्ट का, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर लोअर ऑफिसर कैन नॉट गो फॉर सर्च एंड सीजर। तो ये चेक एंड बैलेंस लॉ में है। सेकंड चेक एंड बैलेंस ये है कि वहां पे रीजन टू बिलीव होने चाहिए, और वो आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। रीजन टू बिलीव मीन्स सर्च एंड सीजर ऐसे नहीं कर सकते जैसा पिक्चर में होता है कि वहां जाके देखते हैं कि क्या कुछ गलत हो रहा है, नो। सर्च एंड सीजर करने के लिए एडवांस में गवर्नमेंट के पास, ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। वहां जाके तो आपको जैसे बोलते हैं ना रंगे हाथों पकड़ना जी, सर्च एंड सीजर सिर्फ उस सिनेरियो में होता है। तो ये चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लॉ में ऑलरेडी है, बट यहाँ पे डिस्क्रिशन आ जाता है जी। वही लाइक आई सेड, मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में बोला था, फ्रॉड और नॉन फ्रॉड का आपने केस पूछा था। ऑफिसर को क्या पता जो नॉन शॉर्ट पेमेंट हुआ है, नॉन पेमेंट हुआ है, वो फ्रॉडुलेंटली हुआ है या नॉन फ्रॉडुलेंटली हुआ है। फ्रॉडुलेंटली के केस में सर्च एंड सीजर हो जाता है। तो अब सिस्टम पे देख के तो ये पता नहीं चल सकता कि फ्रॉडुलेंट था कि नहीं था, वो तो वहां जाके पता चल सकता है कई बार। तो ये एक चैलेंज है। तो इस उस लेवल पर डिस्क्रिशन तो है जी, कि जब सर्च और सीजर की ऑथराइजेशन होती है, ऑल्दो मतलब वो बहुत प्लानिंग करके होती है, स्टडी करके होती है, ऐसे नहीं होती लाइक आई सेड कि वहां जाके देखते हैं क्या मिले, लेकिन हाँ उतना डिस्क्रेशन तो है। उस पर कोर्ट्स के कई जजमेंट भी हैं कि रीजन टू बिलीव क्या होंगे, आपको रिकॉर्ड्स करने हैं फाइल पे। कई बार उसका वायलेशन हो भी जाता है तो कोर्ट में कोई चैलेंज करता है तो रिलीफ मिलता है,
उतना डिस्क्रिशन तो है, बट आई थिंक ये एक ऐसा ग्रे एरिया है कि आप अगर डिस्क्रिशन बिल्कुल खत्म कर दोगे तो टैक्स इवेडर को बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर पूरा डिस्क्रिशन दे दोगे तो हर किसी के यहाँ सर्च हो जाएगी। तो ये बड़ी स्लिपरी स्लोप है, सो टू से। इससे मुझे पैरेलली याद आ रहा है कि अभी ईडी और सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा था, तो ईडी जो था, जो लॉयर्स जो थे क्लाइंट्स के, उनको अरेस्ट कर रहा था, सर्च कर रहा था, नोटिस भेज रहा था। तो पैरेलली अगर हम इस केस में देखें तो क्या कोई बिजनेस के लिए कोई फर्म काम कर रही है जैसे, तो क्या जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं उनको भी लाइक दे कैन पुट नोटिस टू देम? इस पे क्योंकि पैरेलल सिनेरियो, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि ईडी हैज नो पावर टू लाइक राइट गो एंड अरेस्ट द लॉयर। राइट, इनफैक्ट जो ईडी के ऑफिसर्स होते हैं वो जनरली आईआरएस ऑफिसर होते हैं, वो जीएसटी कैडर और वो ईडी में स्विच भी होते रहते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम। मतलब जो माइट बी आज मिस्टर एक्स इज अ कमिश्नर इन जीएसटी, टुमारो ही माइट बी अ डायरेक्टर इन ईडी, तो जनरली ऑफिसर्स भी सेम होते हैं, इक्वली अप्लाई होता है। जो केस में हुआ था, ये हुआ था कि मैंने, इफ आई कैन गिव एन एग्जांपल, इफ आई हैव गिवन अ एडवाइस टू अ क्लाइंट बेसिस से हिज डॉक्यूमेंट्स, लाइक मेरे पास वो अपना एचएसएन पूछने आए, और अपना एचएसएन पूछने आए तो मैं उनसे, अगर मेरे पास वो आरबी लॉकअप में एचएसएन पूछने आएंगे तो मैं उनसे पूरी डिटेल्ड उनकी मैन्युफैक्चरिंग चार्ट मंगवाऊंगा, मैं उनकी पैकेजिंग मंगवाऊंगा, मैं उनका रॉ मटेरियल क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, वो सब चीजें मंगवाऊंगा, बिकॉज एचएसएन की अपने आप में एक दुनिया है, उसकी किताबें हैं, और मैं स्टडी करके उन्हें बताऊंगा क्योंकि लिस्ट ऑफ कई आइटम्स है एक्चुअली कि आपके इस प्रोडक्ट का एचएसएन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, और वही वाले एग्जांपल में सपोज ये एक्स होना चाहिए और एक्स पे रेट निकल के आया 5%। सपोज 2 साल बाद उसी बिजनेसमैन के यहाँ जीएसटी की सर्च हो गई। अब उसने पूछा बिजनेसमैन से, स्टेटमेंट में सम्मन आया कि आप क्यों लोअर रेट दे रहे थे। सपोज उसने मेरा नाम ले दिया कि आरबी लॉकअप ने एडवाइस दी थी कि लोअर रेट पे टैक्स देना, इसलिए लोअर रेट दे रहे थे। नाउ सो आप भी नोटिस पे आ सकते हो, राइट, तो यहाँ मैं नोटिस पे नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था। जहां मैं अपनी लीगल कैपेसिटी में क्लाइंट को एडवाइस दे रहा हूँ, वहां पे इट इज अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द न्यू वर्जन भारतीय साक्ष्य, कॉन्फिडेंशियल भी है। राइट, ये कॉन्फिडेंशियल है। इंपॉर्टेंट बात ये जो कोर्ट ने पॉइंट आउट करी थी, प्रिविलेज लॉयर का नहीं है जो लोगों को लगता है। अच्छा, प्रिविलेज इज ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट का बिजनेस सीक्रेट है, वो मेरे पास लेके आया था और मैंने उस पर एडवाइस करी है। सो इट इज नॉट द लॉयर्स प्रिविलेज, एक्चुअली इट इज द क्लाइंट्स प्रिविलेज जो लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई लॉयर को कोई प्रिविलेज मिला हुआ है, एक्चुअली उल्टा है। इसका लॉ का जो फिलोसफी है वो बिल्कुल उल्टी है। प्रिविलेज जो है वो क्लाइंट का है, वो लॉयर के पास आया था अपनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन लेके। लॉजिक वो है कि किसी की बिजनेस इंफॉर्मेशन जो मेरे पास एक लीगल एडवाइस लेने आया था, इज इट जस्टिफाइड मैं किसी और को बता दूं? आप अगर अपने डॉक्टर के पास अपनी मेडिकल इशू लेके जा रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि वो कल को आपके फ्रेंड को बता दे, आपकी कंपनी में आपके एमडी को मेल कर दे कि आपका एम्प्लॉय को तो ये इशू है? पीपल हैव देयर ओन राइट टू प्राइवेसी, जो आज के टाइम पे तो फंडामेंटल राइट भी रिकॉग्नाइज हो गई है पुट्टास्वामी के जजमेंट के बाद जी। सो दीज आर पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। तो वो ईडी और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो जीएसटी के कंटेक्स्ट में इक्वली अप्लाई होता है, लेकिन केवियट ये है कि अगर लॉयर ही बोल रहा है किसी को जाके कि टैक्स इवेजन कर लो, और ऐसे एलिमेंट्स भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली, वहां पे वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उस लेवल तक प्रोटेक्टेड नहीं। तो इफ आई एम एडवाइजिंग समबडी, लॉ ऑफ प्रिविलेज बहुत क्लियर है उस पॉइंट पे, इफ आई एम एज अ लॉयर एडवाइजिंग समबडी टू कमिट अ क्राइम, then it is not a privileged communication. But if they have already done something, and how now they are coming, how the officers can prove he had the lawyer or the firm तो आपने बात स्टार्ट करी, ये डिस्क्रिशन का एरिया है, तो इसलिए सम्मन तो आ सकता है। ओके, बट एज अ लॉयर माइट, फिर आई हैव टू शो कि मैंने तो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दी थी, मैंने ये एडवाइस नहीं दी थी कि इवेजन करो, मैंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया था, व्हाटएवर, उसके फिर अलग अलग मेथड। जी जी जी। एक अब हम स्टार्टिंग में आते हैं, चूंकि जो हमारे फर्म का नाम है आरबी लॉकर, तो मेरा थोड़ा इंक्विजिटनेस भी था इसमें कि आरबी, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर एंड हाउ डिड द नेम आरबी, यू थिंक ऑफ आरबी, लाइक फुल फॉर्म क्या है इसका? आरबी जो हमने उठाया था जी, सो आर स्टैंड्स फॉर राम, सो लॉर्ड राम, एंड हमारी फर्म 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, उस समय टेम्पल भी बन के तभी उसी के आसपास की वो है, इंटरेस्टिंग, राइट। सो वो उस थॉट प्रोसेस से आया था, एंड दैट इज नॉट, इट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब एज अ इंडिया वी एक्सेप्ट इट इन अवर कल्चर, तो वहाँ से हमने आर उठाया। एंड बी स्टैंड्स फॉर भारत, दैट इज इंडिया, तो इवन अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स,
तो B stands for भारत, क्योंकि हम पैन इंडिया प्रैक्टिस करते हैं, पैन अक्रॉस इंडिया, एंड R stands for that. So that is why the initials we have taken RB. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब कंपनी नाम रखते स्टार्ट करते हो उतनी बड़ी एक विजन नहीं रख पाते, लेकिन ये दिखाता है कि आपका विजन भारत या पैन इंडिया लेवल पे था, Right, like I said ना, ऐश्वर्या शर्मा की चैम्बर प्रैक्टिस नहीं है ये, करेक्ट, इट इज अ कॉर्पोरेट ब्रांड. नाइस. तो जो आरबी लॉ कॉर्प है, आप इसको लाइक अभी ये कितनी बड़ी लॉ फर्म हो चुकी है ऐश्वर्या, लाइक व्हाट आर द लाइक if you can disclose in the case the number of the clients that we have or the like annual ARR जो है. I can say कि we bill around 3 to 5 crores yearly. 5 crores. Yes, 3 to 5 के बीच में it goes. And we started from some thousands. तो उतनी जर्नी तो हमने अभी तक ट्रेवल करी है. एंड क्लाइंट्स के केस में लाइक इट सेड वी आर डीलिंग विद ग्रुप्स, उस ग्रुप्स में मल्टीपल एंटिटीज हैं, सो देन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम. ग्रुप्स माइट बी 5 or 7 or 8, बट द एंटिटीज माइट बी डिफरेंट. हर ग्रुप के अंदर 10-10 एंटिटीज हैं. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है, कोई लैंड के बिजनेस में है, कोई प्रोडक्शन के बिजनेस में है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई स्टार्टअप, उसी फर्म में एक स्टार्टअप चल रहा है उसी ग्रुप में. सो देयर आर डिफरेंट थिंग. तो मल्टीपल क्लाइंट बेस अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, एंड दैट इज द थिंग. आपने थोड़ी देर पहले ट्रिब्यूनल्स की बात की थी, जीएसटी ट्रिब्यूनल्स जो फंक्शनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके आने से बिजनेसेस पे कितना चेंज हो जाएगा या उनके लिए इन्वायरमेंट कितना सही हो जाएगा, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें कि हाउ इट विल हेल्प बिजनेसेस. I would say tribunal is the need of the hour. Why? Because currently in the GST tax adjudication process, after adjudication first level, we go to first appeal, which is also a departmental officer, commissioner appeal. After that, tribunal is there for second appeal, which is not there. So people have to go to high court. Now going to high court is first costly, second time taking. They already have so many cases that it is not easy. Third, there are no specialized benches in some of the high courts on tax matters. The concept of tribunal itself was that there would be specialized body dealing with taxation matters or with administrative matters. That is why that concept of tribunal was envisaged. So people will get cheaper access to litigation, they will get their results quickly, and it will not be costly. And there are open issues right now in taxations. Another point is many of the disputes are on question of fact, whereas high court, when you go to high court, you only go on question of law, right? तो यहाँ पे एक challenge है. Now what is the question of fact? Suppose there is a transaction, it involves 10 invoices and it involves reconciliation, it involves working, it involves whether actually something happened or not. These are all a question of fact. Tribunal is there to see all these things and appreciate all these things. And at the level of tribunal, you also have a specialized judicial person. So you can be, you know that your case will be fairly heard at that level. Whereas till the departmental level, generally people think it is only a tax officer, although a senior officer, but ultimately my appeal is going to a tax officer. There is no judicial body. Judicial body for the first time comes at the tribunal level. So the question of fact thing, where will you go with your question of fact? And there are multiple disputes on question of fact. You don't go to high court, so you have to wait. So that is why tribunal is the need of the hour, and as soon as it starts functioning, it would be in the interest of business community. Ji, and other part, I think high court and they have journalist judges like who are not like very expert in GST matter. Yes. So that might be one concern. Like that's why tribunals are being set up. That was the philosophy behind tribunals, right? That they will have specialized judges dealing with specialized matters which involve technical skills of that particular branch of law. Right. So when ट्रिब्यूनल्स के अगर हम ऊपर जाएं तो अपील जो होती है आई थिंक हाई कोर्ट्स में ही होगी, राइट. तो वहां पे जैसे हम बात करें कि जर्नलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स का यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, तो वहां पे क्या हाई कोर्ट ये देखती है कि जो जिस बेंच में जाए दे आर एक्सपर्ट इन दोज मैटर्स देन ओनली, जो बड़े व्हेन द केस इज लिस्टेड इन फ्रंट ऑफ दैट बेंच? देखिए, जो बड़े हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे तो स्पेशलाइज्ड बेंचेस होती हैं, बट जो छोटे हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे ये चैलेंज रहता है. सो दैट इज वाई क्या होता है, इट टेक्स मोर टाइम आई वुड से. जो आपको एक बड़े हाई कोर्ट में मे बी दिल्ली में, गुजरात में, बॉम्बे में, एक इलाहाबाद में और भी जगहों पे, मेड्रास में आपको जल्दी डिसीजन मिल जाएगा, माइट भी दूसरी जगह पे शायद उतनी जल्दी ना मिल पाए.
ड्यू टू दिस इशू। तो ट्राइब्यूनल पे आने के बाद बेनिफिट ये होगा, ऑल्दो ट्राइब्यूनल के बाद भी अपील हाई कोर्ट में ही जाती है, बट एटलीस्ट वो फैक्ट फाइंडिंग की लास्ट अथॉरिटी बोला जाता है ट्राइब्यूनल को। So are you saying high courts have lack of expertise on GST matters? No, I would not say lack of expertise, but I would say lack of tax benches. There is a difference, and it takes more time. And In that High is why the tribunal concept was there. Otherwise, the very same people who are there on the tribunal bench, they might be a high court judge in future, but they are not there. That is why they are there. So वो specialization create ही इसलिए करा गया। जी. Coming back to our question of आरबी लॉ कॉर्प का क्या विजन या क्या नंबर्स होने वाले अगले 3-5 सालों में, तो उस पे और क्या एक्सपेंशन प्लान है आपके, अगर उसके बारे में आप थोड़ा लाइट दे सकें, क्योंकि आई मीन यू हैव ब्रॉट इट फ्रॉम 0 to 1, सो 0 to 1 इज डन। एक स्टार्टअप की दुनिया में एक 0 to 1 को काफी एक कॉइन किया जाता है कि हैज द बिजनेस रीच्ड 0 to 1 जर्नी। सो I think you would say yes to that answer कि yes it has reached 0 to 1 journey, yes or no? Yes, that's a yes. So now what is next in next coming 3 to 5 years? Coming 3 to 5 years there are two parts. एक तो on the area नंबर्स का पार्ट है। नंबर का पार्ट की बात करूँ तो आई थिंक वी लाइक टू ग्रो बाय 2x to 3x डेफिनेटली ऑफ द करंट लेवल। सो आपने 5 करोड़ बोला था, सो 10 to 15 3 to 5 बोला था, so yes 10 to 15 I target. Okay. Secondly, I would like to expand it to different areas now, and that is IBC and arbitration. IBC, like I said, I am a background is company secretary, so we read corporate laws. Nobody reads corporate laws more than a CS. Okay. क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ का सबसे ज़्यादा सिलेबस CS कोर्स में पढ़ाया जाता है, एंड IBC नथिंग बट अ कॉर्पोरेट लॉ। अर्लियर उसके पहले कंपनीज एक्ट में उसके प्रोविजन थे, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का कॉन्सेप्ट था, वो सभी मर्ज होकर IBC में एक लॉ बन के आया। अभी भी हम IBC में प्रैक्टिस करते हैं, बट वी ओनली प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट लेवल। Okay. सो वी वांट टू एक्सपेंड इनटू NCLT जो IBC का ट्राइब्यूनल है, इट इज अप एंड फंक्शनिंग वेरी वेल। सो IBC एंड आर्बिट्रेशन, that is one area. In terms of cities expansion, where do you see like next 3 to 4 offices of RB Law Corp opening? in terms of cities I would say one in Mumbai definitely. That's the that mecca is, of yes, yes that businesses definitely actually. is in our in our site, and we'll be very happy to open it as soon as possible. And maybe another one somewhere in Gujarat, because that is also a big business area. Ahmedabad, Gift City, all those things are happening there. So at least these two places I think. Right. So you had earlier said like you quoted one firm which has reached an annual recurring revenue of 1,000 crore actually. So essentially RB Law Corp to like do that journey or be on that journey. So I think private investment in terms of like growing the company, like पैसे चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, right? You need to open offices. So one way is to get clients and get the revenue. The other is to see the growth and like put the money into the growth. तो आप investment लेना शुरू करें. तो are you like open to like getting privately invested in RB Law Corp? Another point to इसको आंसर करने से पहले, at RB Law Corp, so this was the legal thing. We also do our own tech research on AI based things. Okay. So what I see in the future is not only as a litigation firm, but as a firm which is into law tech. Like we have fintech, which has already grown a lot in India. So I see huge potential in law tech, and we have our own case management software. Yes. We don't lease it from anybody. We have it inbuilt. Homegrown. Yes, homegrown. We have built it. And how big is the team for that? so it is an IT team of 5 to 10 people are sufficient to build it initially. Now I have 2-3 people who manage it, and it is stabilized. So we do our internal research and all, everything on that. We do our internal case management. हमारी next hearing कब है, हमारे documents कौन से हैं, हमारे forms कौन से हैं, हमारे reminders, that all is done on the software. But you have not leased it out to. No, it is in testing model. So that is why we are using it ourselves only. And why did you specifically like think of like creating this platform internally? You could have got it from third party. Again, the vision is of a brand. The vision is not small, so I could use it from a third party, but I want to integrate it with the nuances of the law practice that I know are there. Not everybody, not an IT person would not know. They would know how to build that thing, but I know what are the challenges I face on a day-to-day basis in my practice, for which I need a customized software. That is why we are working on it. Similarly, customized AI related, like I touched upon it earlier, government is issuing AI notices. They are
taking your data from the return, they are doing data munching, and then they are giving you notices. We are working on AI generated replies. AI, there are issues in that, but the somewhere it has to start. So those two things we are working on the tech part. So maybe when I talk about the tech part, then like you said now, whether I would be open for investment, then obviously in future you never know. So I cannot put a number to it because it is R&D. R&D में you cannot say कि कब और कितना. कितना, हाँ, आउटपुट When कब it आएगा. clicks, so it clicks 1000x. True. Till the time it clicks, it looks normal. True. Interesting thing about, you talked about AI, Aishwarya. So there are a lot of reports where it's saying that AI will eat the jobs of like at least junior lawyers, और जो 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनकी जॉब तो एआई खा ही जाएगा. लाइक लीगल टेक में जो आ रही है एआई की इंटीग्रेशन, तो उसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं. लाइक इज इट रियली गोइंग टू हैपन, लाइक 3 to 4-5 years of experiences of lawyers will like be out of job? Because it आईटी में तो बड़े लेवल पे हो रहा है. आप देख रहे होंगे कि Amazon, everyone is like laying off people because of AI integration. लीगल में ये कितना बड़ा डर है, और अगर है तो सच में है, कितना, किस लेवल पे जा सकता है जॉब लॉसेस among lawyers? My thinking is, obviously it will impact to a certain level, but it cannot impact like a software company. अच्छा. Why? Because law is all about interpretation. It is about research also. So it can supplant your work. It is like Google. AI in law is an advanced version of what Google gave people. So earlier, the great seniors, when you read their biographies and everything, and you hear them on lecture, what do they say? That they used to remember case laws by heart. They used to remember ये उस वाले वॉल्यूम के उस वाले पेज नंबर पे मिलेगा SCC के. Now that era is changing, it is gone, because you do a Google search, you at least get a basic understanding कि मुझे जाना कहाँ है. So AI will support you like a Google search or like any other research platform. SCC, Manu Patra, there are so many of them, जिस पे हम केस लॉ रिसर्च करते हैं, जो पहले सिर्फ हार्ड बुक्स में होता था. उस पर ढूंढना वाज सो डिफिकल्ट. उसको आप कैरी भी नहीं कर सकते थे कहीं, तो आपको कॉपी करके ले जानी पड़ रही है. अब आप अपने लैपटॉप पे कोर्ट पे भी ओपन कर सकते हो. You can say in the morning to allow you time till 2 p.m. and keep the case at 2 p.m. And do research. And by 2 p.m. you get a researched case law and you can get a favorable outcome for your client. So similarly AI will further help it, further reduce the time. Maybe अभी मुझे रिसर्च करने में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे 3 to 5 days लगते हो मेरी टीम को, या मुझे फ्यूचर में हो सकता है वो 3 to 5 hours लगते हो. बट to the best of my understanding, right now I don't see it taking away jobs. I will see it helping people. But हाँ, जिनको AI यूज नहीं करना आता उनके लिए जरूर चैलेंज होएगा. लेकिन आप बोल रहे हैं कि जो चीज 3-4 दिन लगता है वो 3-4 घंटे में हो जाएगा. हो सकता तो है. वहां पे तो फिर आप जो जूनियर लॉयर्स हैं, you don't need them, right? I still need, or you need less of them. I might be less of, but I still need them. But I need people who know how to use it. Correct. ये ऐसे ही है जैसे हम बोलें कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आए तो जो बुक्स के टाइम पे लॉयर्स थे, अब उतने लॉयर्स नहीं चाहिए. तो ऐसा तो है नहीं, जो बुक्स के टाइम से ज़्यादा ही बड़ा बूम है. एंड इंडिया इज सच अ बिग मार्केट, यहाँ पे चीज़ें ग्रो हो रही है, कोई स्टैग्नेट नहीं हुई है. सो इन फ्यूचर अगर आज 10,000 लॉयर्स की रिक्वायरमेंट हो, फ्यूचर में इट इज ऑलरेडी 20,000 विच आर रिक्वायर्ड. सो यू शुड हैव, मतलब माई वरी फॉर द, और माई यू नो suggestion for the young lawyer is not that you should worry AI. You should worry if you are not learning how to use AI. That is the worry. If you will not learn, then you will be out of the picture. So what you're saying is learn the tool. Learn the tool and be a more resourceful person for yourself if you are on your own practice, or for the organization if you are working under somebody. If you will not run, you will be rigid, thinking कि नहीं मैं तो अपने स्टाइल से ही करूंगा. That is a challenge. AI per se is not a challenge. True. Absolutely said about AI. Everyone is saying that AI learning is not very tough. You have to just give time and hours to it, and then I think once you learn the tool, it will like help you do the business. Coming back to one of the very common questions, problems actually. Coming back to very common problems, one of them is multiple proceeding for the same issue in GST actually. So can you put more light on it? How businesses are essentially getting impacted because of this, and what are the major 1 or 2 steps that government or GST Council can take to help them? Yes, this is an area in which I will say it's a gray area or the litigation prone area. Earlier we have discussed about fraud and non-fraud cases. True. So like I gave the background also,
Before GST, there were multiple laws: central excise, service tax, VAT. And I have to deal with different officers for different assessment audits. GST came in with the object of removing cascading, lowering the cost of production, and also one nation, one tax, single market. Now, what is this? This also means I will deal with one tax officer for all my tax related issues. That is the ideal position. True. So in GST, you have two branches: CGST and SGST, state GST and central GST. Yeah. So broadly speaking, the service tax and central excise department become the CGST. The commercial tax department of the states become the SGST. Now there is a software in the GSTN system. GSTN is the website on which we do all our filing and everything. Correct. That software has a mechanism, algorithm, as per which taxpayers are divided at the back end. So when I am taking registration, at that time of registration, the software will decide, the algorithm will decide, and either put me to CGST or SGST. Although I will pay both the taxes. So if I pay 18%, I am paying 9% CGST, 9% SGST. But my audit, assessment, notice, appeal would be done by single officer. That might be a state GST officer or the central GST officer. It is decided by the portal. So the state level officer will also see into the CGST. Yes, he will see, and there are provisions. There is a section 6 to be specific, and prescribes that gives the power to the central officer for doing the state GST portion, and the state officer vice versa. They can do. So they take care of the complete transaction. Now the point is, but there is a caveat which says in case of evasion, both have the power. Now evasion is a evasive word in itself. Who will decide what is evasion? Like I gave you the example in fraud and non-fraud. It's a subjective term. Fraud and non-fraud cases. Tax is short paid. There can be genuine misinterpretation. There can be fraudulent misinterpretation. Correct. Law says in case of fraudulent, both the officers have power. In case of genuine, only one has the power, which is decided by the portal. Now here what happens sometimes is, so recently before going forward, there is a recent Supreme Court judgment, I think, armored security. It's a very interesting judgment, and it has touched upon this thing and clarified it to an extent. So general principle is, for audit, assessment, and these routine procedures, it is your actual officer which is decided by the portal, and he is the one who will do everything. And how does the portal takes a call on this? Algorithm, like I said, at the time of my registration, it is system based. So no human intervention is required. System divides it, I think, equally between both the administrations. But in case of evasion, either one can do. So sometimes what happens is, there is multiple proceedings for the same financial year. Like for the financial year, say 24-25, there might be an issue of input tax credit. Now my audit is also happening, and suddenly some search has also happened considering it to be evasion by the central GST, and audit was being done by the state GST. Now both the officers are doing my assessment, adjudication for the same year. It's a double jeopardy for. Exactly. So it is just like the old days when central excise and VAT department used to do the same thing on same transaction. So this is a challenge that needs to be, ironed out over a period of time. And how do you suggest कि ये solve हो जाए? Like क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को और बेटर गाइडलाइंस निकालने चाहिए कि कहाँ पे क्लियरली इसे क्रॉस एम्पावरमेंट बोलते हैं, तो क्रॉस एम्पावरमेंट कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है. लाइक अगर नॉर्मल नॉन फ्रॉड केस है, तो अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि नॉन फ्रॉड केस में क्रॉस एम्पावरमेंट नहीं है. अभी क्रॉस एम्पावरमेंट दोनों केसों में है. तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि नॉन फ्रॉड केस में देयर विल बी नो क्रॉस एम्पावरमेंट. सो दैट इम्प्लाइज जो उसका रेगुलर ऑफिसर है वही उसके अगेंस्ट सारे एक्शन लेगा. ओके, मे बी दैट कैन बी अ स्टार्ट. दैट इज माई सजेशन. दैट्स गुड सजेशन. एक चीज जो है आपने बोला अभी कि CGST एंड SGST लगता है, कोई भी आप GST टैक्स पड़ता है तो वाई डोंट, सिंस एसेंशियली जो भी प्रोसीड्स होते हैं टैक्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द स्टेट्स, तो वाई डोंट क्लब बोथ ऑफ देम एंड हैव अ सिंगल वन? बिकॉज द होल आइडिया ऑफ GST टू क्लब मल्टीपल टैक्सेस एंड हैव अ GST. So why that not can be done, or is it being in pipeline? Actually, GST is a federal taxation system of both the center and the states, right? Yeah. And there is a constitutional body which is the GST Council. Though
as a businessman, that is the beauty of GST. When I said things have become easy, as a businessman I am paying 18%. I don't know is 18 में 99% है कौन सा किसको जा रहा, but there is a constitutionally and conceptually speaking there is a difference. इसका जो 9% है that is going to the center, but the 9% is simultaneously going to the state. Correct. So it is not going to the consolidated fund. Okay. It is going to the state directly, and that is the sovereign right of the state under our constitution. So you cannot take away that right. और वही फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इस मैकेनिज्म तक लाया. So basically पोर्टल इज द ब्रिज. मैं तो ये बोलता हूँ जीएसटी पोर्टल इज द ब्रिज जिसपे दो सीजीएसटी और एसजीएसटी आके मर्ज हो गए. So as a businessman you have the ease of doing business. You go to the one portal, you file the return and you give the data for both CG and SG. अलग अलग पोर्टल हर स्टेट के हो जाए तो वही वैट रिजीम की तरह पहले की तरह कॉन्सेप्ट आ सकता है. So constitutionally, since there is a bifurcation, that is why we cannot have a single GST. Very beautifully answered. Coming back to our question of search and seizure. So as per I'm sure कि जब सर्च सीजर किसी बिजनेस का होता है जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा तो आप भी उनको हेल्प करने के लिए बुलाए जाते होगे या आप खुद भी रहते होगे. तो वो सिचुएशन कभी हुआ है आपके साथ कि देयर इज सर्च सीजर इन योर क्लाइंट बिजनेस फर्म एंड यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू हेल्प देम व्हाइल द सर्च इज और सीजर इज गोइंग ऑन. तो वो सिचुएशन कैसा रहा है अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें. या ये अलाउड है नॉर्मल प्रैक्टिस में कि आप भी रहें एज अ लीगल कंसल्टेंसी या नहीं अलाउड है. हुआ तो बहुत बार है कि क्लाइंट्स क्या सर्च एंड सीजर हुआ है या जिनका सर्च एंड सीजर हुआ उनकी हेल्प के लिए बाद में कंसल्टिंग करनी पड़ी. बट एज अ मैटर ऑफ राइट, सिंस आई एम नॉट देयर एम्प्लॉई एंड लॉ डज नॉट से कि सर्च एंड सीजर एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन कॉल योर एडवोकेट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑफिसर, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल समझना पड़ेगा, टैक्स ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में लॉ में डिफरेंस है. एंड ये कोर्ट्स ने भी टाइम टू टाइम ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से. एंड द करंट इंटरप्रिटेशन इज that though the tax officers has the kind of similar powers with the police officers, they can issue someone, they can call and take statement, yet they are not police officers. Because of this, as a matter of right, a client cannot say कि अगर कोई statement देने जाना है, सम्मन आया है तो मैं lawyer को लेके जाऊंगा और lawyer मेरे साथ बैठेगा. इस पे judgment ये है कि lawyer can go but sit in a विजिबल डिस्टेंस, जहां पे वो सुन नहीं सकते वो दोनों क्या बोल रहे हैं, देख सकता है. हाँ, सो दैट कई बार क्या होता है वो एलिगेशन होते हैं कि ऑफिसर ने मिस ट्रीट किया, मिसबिहेव करा, उस सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये केस, ऐसे केसेस भी हुए हैं. तो कोर्ट ने बोला है कि सपोज आई कैन गो विद द क्लाइंट एंड आई कैन सिट अक्रॉस द ग्लास, मगर मैं साथ में बैठ के एज अ मैटर ऑफ राइट क्लाइंट ये नहीं कह सकता कि मैं अपने लॉयर से पूछ के जवाब दूंगा. वो पुलिस ऑफिसर्स के केस में इंटेरोगेशन में हो सकता है कि आई आस्क फॉर अ लॉयर, यहाँ पे नहीं, बिकॉज आई सेड पुलिस ऑफिसर और टैक्स ऑफिसर्स के बीच में डिफरेंशिएशन. ये सीजर के टाइम वायलेंट भी हो जाती हैं ये? सीजर के टाइम वायलेंट तो नहीं, लेकिन हीटेड तो हो ही सकता है. बिकॉज लुक, द ऑफिसर इज कमिंग टू योर प्रेमाइसेस एंड अगर मैं आपका भी नॉर्मल रूटीन रोकूं तो आप भी थोड़ा इरिटेट हो जाओगे. तो एक जना अगर आपके प्रेमाइस पे आके सर्च एंड सीजर कर रहा है और आपके नॉर्मल बिजनेस उस समय डिसरप्ट होता है, इस चीज पे भी चैलेंज हुआ है कि सीजर डिसरप्ट द बिजनेस, it is violative article 19(1)(g) right to carry on business. कोर्ट्स ने उस पर बोला this is acceptable because it is only being done for a limited period of time और वो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए हो रहा है. तो अनलेस आप ये चैलेंज कर पाओ कि सर्च एंड सीजर जो इन्वेस्टिगेशन है वही इनवैलिड है, देन यू कैन नॉट से कि मैं तो गेट ही नहीं खोलूंगा और इन्हें आने ही नहीं दूंगा क्योंकि मेरा बिजनेस डिस्टर्ब होगा. दोज आर कंसीडर्ड एज, जो हमारे संविधान में कॉन्सेप्ट है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आता है. तो क्या पावर्स होते हैं सीजर के टाइम? जस्ट ऑफिसर्स कैन बार्ज इनटू माय ऑफिस विदाउट प्रायर नोटिस और लाइक स्टार्ट स्नैच माय लैपटॉप, फोन और एनी सिस्टम. डू दे हैव दैट मच पावर? यस. तो बेसिक प्रोसेस ये रहता है कि फिर प्राइवेसी का भी इंक्रोचमेंट हो गया उनके तरफ. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, नॉट टेस्टेड इन इंडियन लॉ राइट नाउ. क्योंकि प्राइवेसी को जो जजमेंट है वो अभी 2019 में आई गेस आया दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. सो जितना मुझे पढ़ा मैंने उसके बारे में, द कोर्ट हैज सेड इन पुट्टास्वामी's जजमेंट दैट प्राइवेसी इटसेल्फ इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. इट resides in various fundamental rights like article 21 right to life, उसमें भी प्राइवेसी का एक पार्ट है, 19 में भी प्राइवेसी का एक पार्ट है. ऐसे करके कोर्ट ने इंटरप्रेट करा. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. अपने आप में प्राइवेसी ऐसा नहीं है कि 21
बी कोई एक नया राइट आया है, नहीं, इंटरप्रिटेशन ये है कि इट वाज ऑलरेडी देयर। अब वो टैक्स लॉ में किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, वी हैव टू सी। आज तक अभी हुआ नहीं है, ऐसा कोई केस भी नहीं हुआ है जब पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद किसी ने सर्च एंड सीजर इस पॉइंट पे चैलेंज करी हो कि इन्वेट्स माई राइट टू प्राइवेसी। दैट वी हैव टू सी कि उसे कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करेगा। लाइक अगर इफ आई कैन टेल, देयर इज अ यूएस कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री। वो क्या होता है, ठीक है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन निकाली है, वहां पे ये चीज चलती है दैट फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री। सो पॉइजनस ट्री मींस एक ऐसी सर्च जो इलीगल है। तो फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री इन यूएस मींस एक इलीगल सर्च से अगर मैंने ऑफिसर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए जो बिजनेसमैन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ही कैन नॉट यूज इन यूएस, बट इन इंडिया इट डज नॉट अप्लाई बिकॉज हेयर वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डॉक्ट्राइन विच इज एप्लीकेबल। ये प्राइवेसी के आने से पहले थी। इन माई पर्सनल ओपिनियन, जो अभी तक टेस्टेड नहीं हुई है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस डॉक्ट्राइन वुड नाउ अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्चेस, बिकॉज नाउ प्राइवेसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कमिंग टू योर क्वेरी की होता क्या है, तो ऑफिसर अपने सीनियर से ऑथराइजेशन लेके आते हैं, तो टैक्स पेयर को एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए, और ऑफिसर्स भी करते ही हैं वैसे, कि जब वो आते हैं तो, क्योंकि आजकल फेक रेट्स भी बहुत हो रही है, एक वो भी समस्या, हाउ डू यू नो कि वो जो जना आया इज ही एक्चुअली अ टैक्स ऑफिसर और नॉट। कोई ऐसा तो नहीं है आपके यहाँ फेक रेट हो रही हो। करेक्ट। सो यू कैन आस्क देम टू शो द ऑथराइजेशन। वो उनके बकायदा एक फॉर्म होता है, INS 01 बोलते हैं उसे जीएसटी की दुनिया में, इंस्पेक्शन 01, उस पर ऑथराइजेशन होता है। तो यू कैन आस्क द ऑफिसर टू शो यू कि उनके पास उनके नाम लिखे होंगे, सब लिखा हुआ है, उनकी टीम के नाम लिखे होते हैं कि एक्चुअली में ऑथराइज हुए हैं, कौन से ऑफिस से आए, किस दफ्तर से आए, किस पर्पस आप चेक कर सकते हो, वो आप एटलीस्ट चेक कर सकते हो। जब वो आ रहे हैं वो मांग सकते लाइक हो, आप आईडी कार्ड दिखाओ पोलाइटली, हाँ आईडी कार्ड आप मांग सकते हैं। तो उसके बाद उनके पास सारी पावर होती है कि वो आपके लैपटॉप को भी जब्त कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीजर का कॉन्सेप्ट ही वो होता है, फोन को भी ले सकते हैं, और आपसे क्वेश्चन आंसर भी, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ अगर फैक्ट्री है तो आपकी स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं, प्लांट जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली दे कैन टॉक टू एम्प्लॉइज। यस यस, दे कैन टॉक टू द एम्प्लॉइज, और जितने टाइम तक वो रहते हैं उनके क्वेश्चन आंसर रेडी रहते हैं, और आपको इवेजिव आंसर नहीं देने, आपको उस समय लीगली उनको पोलाइटली सारी चीज़ों का आंसर देना। दिस डज नॉट मीन कि 100% आंसर देने हैं। माइट भी वो आपसे 3 साल पुरानी ट्रांजैक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछें, तो यू कैन से कि आई विल सी एंड आई कैन कम बैक टू यू, बट ऐसा नहीं हो सकता वो आपसे 20 सवाल पूछे और 20 के 20 पे बोलने मुझे याद नहीं है, वो इवेजिव हो जाएगा, दैट कैन गो अगेंस्ट यू। करेक्ट, या। सो कमिंग बैक टू जो हमारा इनिशियल में क्वेश्चन था कि हाउ यू ग्रीव द लॉ फॉर्म इसेंशली, और जो 0 to 1 की जर्नी में आई एम श्योर 0.2 0.3 की जर्नी रही होगी, जो कि अभी लोगों को दिख रहा है कि इतना कुछ है, बट 0.0 से लेके 0.1 0.2 में इट मस्ट हैव बीन लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज क्लाइंट को लाने के लिए क्या क्या किया एक्चुअली, दैट्स हाउ यू वेंट फ्रॉम 0 to 0.2 एंड देन फाइनली टू 1? इस पर मुझे याद आ रहा है, वेरी respected senior Mr. Arvind Dattar. I brief him in many matters now and I am huge admirer of him. So I think he has said in some seminar that be known young man, positively if possible, but be known. तो उसका मतलब ये है कि आपको इंडस्ट्री में नोन तो होना पड़ेगा, पॉजिटिवली हो तो बहुत अच्छा बात है, थोड़ा बहुत नेगेटिवली भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन यू कैन नॉट इन दिस फील्ड थिंक कि मैं अपनी जगह पे बैठा रहूँगा और कोई आपके पास आएगा। सो व्हाट आई प्रेफर इज, लाइक आई सेड, एक तो आर्ग्यूमेंट आप ऐसे करो कि कोई सुन ले, एक दैट कैन बी अ मेथड। सेकंड, राइटिंग आर्टिकल्स, आई राइट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, आई थिंक 50+ आर्टिकल्स। आप शुरू से कर रहे हैं लाइक? ये मैं, हाँ, आई एम डूइंग इट फॉर क्वाइट सम इयर्स नाउ। इनिशियली कोई पब्लिश नहीं करता था, वो चैलेंज आता था, बिकॉज टिल द टाइम यू हैव अ क्रेडिबिलिटी, वो भी एक चैलेंज, अगेन बी नोन वाला। हाँ, तो वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स आप किस एरिया में हो, वहाँ पे किस टाइप की कल्चर है, किस टाइप के ट्रेड एसोसिएशन है क्या। नेक्स्ट इज बी पार्ट ऑफ दीज ट्रेड बॉडीज, वहाँ पे सेमिनार होते हैं टैक्स के, मे बी यू कैन गो देयर, यू कैन अटेंड, यू कैन गिव योर ओपिनियन, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस। वहाँ पे टैक्स ऑफिसर जजेस को बुलाया जाता है लेक्चर के लिए, वहाँ पे टैक्स बॉडी के सामने आप रेलिवेंट अपने नोट्स बना के ले जाएं, उनसे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करें जो आपके एरिया के बिजनेसमैन के लिए इम्पैक्टफुल है। तो माइट भी वहाँ पे कोई लोग आपको सुन रहे हैं जिनको उससे पता लगे कि यू आर अ गुड प्रोफेशनल,
joining seminars. Right, joining seminars, giving lectures if possible, writing articles, attending, going to the department. हमारे केस में जैसे time and again Supreme Court retired judges and sitting honorable judges say, don't, to the youngster, don't come to the High Court and Supreme Court directly. Please go to civil court, lower court, Correct. trial court, learn the art and craft and then come. This cold actually, people who directly approach. Right. तो उन्हें बोला जाता है. तो हमारी फील्ड में वो ट्रायल कोर्ट क्या है, ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग ही तो हमारी ट्रायल कोर्ट है जहाँ पे सारा काम हो रहा है. सो देर इज अ प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल, बट देर इज अ ह्यूज प्रैक्टिस एट टैक्स डिपार्टमेंट. सो स्टार्ट गोइंग टू द टैक्स डिपार्टमेंट. वहाँ पे जाके आप अपनी एक रेपुटेशन बनाओ. जो मतलब दैट वाज द थिंग आई डिड. लाइक आई सेड, मुझे तो रेफरेंस वहीं से ही मिले इंसिडेंटली. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स. एंड maybe doing podcast, speaking to a good person. How would you get known? So you can give your knowledge to somebody and maybe people then recognize you. Now तो you have so many platforms, I would Correct, say. yeah. पहले तो बहुत कम होते थे कि सिर्फ writing होता था, but now तो we have social media and all. I'm not talking about doing marketing, but maybe you can make a educative video on some good case. And आपके concept clear हो तो आपकी बात लोगों को और उस trade से related लोगों को ज़्यादा समझ में आए. That's very organic and content marketing. You can do. Why can't you educate people? Right. So one of the ways जो startups and businesses grow करते हैं, I'm just asking this question, how relevant it is in case of law firms. So like cold email, cold calls. I'm sure cold calls तो नहीं होता होगा law firm के केस में, but have you like really taken this way, like in initial cold email करना like businesses को, like we are this legal firm and like. नहीं, cold if you have tried, how much successful it was in your case? I think it is not successful, honestly. Successful. ये तो नहीं करना चाहिए और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा. I am not done it. What I have done is, like, again, if I can give some insight, you go to the trade and chamber, you have their diaries, dictionaries, वहाँ पे उनकी email IDs होती है. Like I said, you can give them information. You can write on some hot topic जो GST में है. बहुत सारे जैसे इश्यूज, हमने क्रॉस एम्पावरमेंट का डिस्कशन करा, फ्रॉड केस का डिस्कशन करा. यू कैन अप्रोच दोज पीपल बाय गिविंग देम एजुकेशन. दैट इज हाउ यू कैन अप्रोच. बट आप ये तो नहीं, हमारी फील्ड में मुझे नहीं लगता कोई भी लिखता होगा कि आई एम सो एंड प्लीज गिव मी वर्क. दैट इज अनप्रोफेशनल और वो होना भी नहीं चाहिए कभी भी. सो उसकी जगह यू कैन बी एजुकेटिव. यू शुड डू दैट. बट उसके लिए आपको फिर वही हार्ड वर्क और वो करना पड़ेगा. अनलेस यू का कॉन्सेप्ट वो नॉन नेगोशिएबल है. वो डेली के केस लॉ पढ़ने पड़ेंगे. आप गूगल सर्च करके थोड़ा सा पढ़ के सोचो कि मैं कुछ कर लूंगा और ऐसी चीज बता दूंगा जो उसको नहीं पता. उतना तो सबको ही पता होता है आजकल. Correct. जैसे पहले के टाइम पे अगर कोई डॉक्टर के यहाँ जाता था तो सब उस पर डिपेंडेंट रहते थे. बट आज के टाइम पे आप भी जाते हो तो आप थोड़ा बहुत घर से पढ़ के चले जाते हो कि मुझे ये इशू है और इसकी मोटा मोटा इसकी मेडिसिन ये होगी. यू नो दैट बिफोर इवन गोइंग टू द प्रोफेशनल. सो सिमिलरली एज अ लॉयर, इफ यू आर गिविंग एजुकेशन, then you have to dig deep. It Correct. cannot be a Google search education. वो सबके पास है. And I think this is relevant for any profession you Yes. be in lawyer, legal firm, or any business startup, anything. So, Aishwarya, coming back to the question of lawyers, actually, since if you have to kind of like few qualities, like for a lawyer to be good at GST or in tax matters, like what are those qualities which can make a career for a lawyer to be in GST and indirect taxes? I will say, one, you should be strong on interpretation. For that, you need to read a lot of case laws. Two, a background of accounting or finance helps a lot, because tax law is all about financial transactions. There are connected things. Your entry in books, your entry as per income tax, your entry as per Companies Act, right? Then it is flowing. Then there are various returns in GST. Monthly, GSTR1, GSTR3B, annually, GSTR9. These returns have various tables. One table is for input, one table is for output. In input, there are then 5 subcategories: input service, capital goods, only input goods. Then there is a concept of reverse charge. Then reverse charge has subcategory, input service, etc. So, and this data is flowing from the balance sheet to these returns. So, as a tax lawyer, if you don't understand return में जो चीज आ रही है वो आई कैसे,
it will complicate the case rather than solving the case. So it is not only about your legal interpretation, you have to know the finance and accounting angle. Okay. So for me, for a tax lawyer, finance and accounting, even if you don't have a background, then you study it. So that is like That is a one of the must things. for me, because you will not be able to explain it clearly otherwise. Okay. So again, like if a GST law firm hires an associate or a junior, what is the entry level salary for them? Like so that I mean they can see a career out of it, because कॉलेज से निकलने के बाद एक ही होता है जो लीगल लॉ ग्रेजुएट्स होता है उन्हें कि इनिशियल सैलरी कितनी होगी, और वो उस पर आप थोड़ा लाइट डाल सकें. दैट विल व्हाट इंटरेस्ट द लॉयर्स एक्चुअली टू पिक दिस करियर पाथ फॉर अ. आई थिंक ये डिपेंड करेगा एरिया पे. लाइक मुंबई हैव अ सेपरेट थिंग, दिल्ली में सेपरेट, सिटी वाइज है, मे बी लखनऊ में कुछ और हो, पटना में कुछ और हो, गुवाहाटी में कुछ और हो. बट I believe minimum 3 to 4 LPA should be the starting, and maximum it can go till 12 or 13 also, if you are that kind of a person who has that kind of an intellect. So it totally depends upon the firm size, city, kind of, and negotiation complex skill. negotiation skill. But like I said, negotiation should be only up to a level. Okay. If you are in this legal field, your first objective should be, what will I learn? Okay. And if you want, suppose in your area the average is 4 LPA, but you want 8, then rather than negotiating at that place, why don't you go to a place where they are offering 8? For that pain, so you have to take na. If you think I will sit in a tier 2 city and I will get the Mumbai placement, that will not happen. And that should not be the expectation of. Right. So you should then do the trade-off. Whether you want the comfort of your hometown, whether you are willing to leave that hometown, whether you are willing to go to a big place. These are all the things. Because you have to go there. They will not come to you. Correct. That is interesting, because you came from Kashipur, right? Yes. And you have that experience, and you are saying you have to, I mean, expectations should be matched with the location and the skill set that you have. So that is very interesting. I cannot expect my current clients to come to my hometown. Correct. I have to come to a place where they can come. I have a team and I can do the work. So that is what, that is comfort zone only, no? So you come out of your comfort zone, do your hard work, good old fashioned hard work. Nothing replaces it in this field. If you are not passionate, please don't come in this field. That is my suggestion. Law is because you have to read for a lifetime. You can only do something for a lifetime when you are passionate. Otherwise, it will get boring for you. Right. So, as part of this, do you suggest lawyers to get some litigating experience before corporate, or it is the vice versa? Like corporate से जाके litigation में जा. I think the generalized answer नहीं दे सकते. Person to person. To each his own might be. But हाँ, मेरे लिए ये है कि अपनी practice start करने से पहले, if somebody wants to start their own practice, experience तो लेना चाहिए, and go to a good place. Might be a big 4 firm जहाँ पर corporate style हो. Might be a other good firm. Might be you can come to RB Law Corp. We can give you that. Might be you can go to a chamber practice if you only want to practice in high court. आपका angle दूसरा होगा. So you go to a good senior. उनके यहाँ पे जाके आप वो trade और tricks सीखोगे. So it totally depends which type of practice you want to do. So उस पे answer will depend. But yes, prior experience is must before starting anything, and a good prior experience. It teaches you many things. It teaches you discipline, everything. Nobody teaches you unless you join them and do that hard work. Right. So viewers, it is coming from the person who has himself done it. Like as we were speaking about 0 to 1 journey, Ashwar has himself made a journey from 0 to 1. And whatever he is saying is, I'm sure, is going to help our young lawyer viewers who are watching this podcast, and essentially the businesses जो GST business, GST practices में involved हैं. I think I'm sure it will help them. So Ashwar, it was a very insightful discussion from you, and thanks for enlightening our viewers on nuances of GST. You took us through your journey from 0 to 1, how you grew from 0 to 5 crores. So I'm sure जो हमारे viewers हैं, जो law firm setup करना चाहते हैं, जो young lawyers हैं, and जो business owners हैं, उन्हें काफ़ी help मिलेगा इस podcast से, and they'll be able to take something out of it to grow in their life and business. Thanks a lot once again.